हाँ जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी दिवाली सभी को सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस सर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। यस सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग सर, शुभ दिवाली, शुभ दिवाली। न्यू स्टूडेंट्स तो हाँ, मतलब नए नाम तो आए हैं, है ना। सो न्यू स्टूडेंट्स आर देयर, आ रहे हैं सर, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली सर, सभी को हैप्पी दिवाली। पिछली बार भी दिवाली को मेरे को जुकाम था, इस बार भी दिवाली में जुकाम है, पता नहीं है ना, सीजन चेंज होती है सर। आज रिकॉर्डिंग वाले, हाँ वैसा भी हो सकता है ना, दिवाली की छुट्टी होगी तो सुबह सुबह रिकॉर्डिंग वाले जल्दी आ गए होंगे। अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग कल खिलजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बता रहा था सर, है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे द तुगलक डायनेस्टी एज वेल। खैर मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, वोंट बी एबल टू गो टू मोहम्मद बिन तुगलक, बट एटलीस्ट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सर, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं सर, अनेबल टू अटेंड, नींद आ रही है तो सो जाओ ना सर, ठीक है ना, हम बाबू सोना थोड़ी है सर, ठीक है। उनको आपको अकाउंटेबिलिटी होती है सर, ठीक है। यहाँ तो क्या है सर, क्लास में आप जहाँ से भी बात करो, यहाँ आप ऑफलाइन में होते तो मैं बोलता कि जाओ मुंह धो के आओ सर, ठीक है ना, खुला करके आओ सर। हाँ, ये तो कमेंट में आपने लिखा है, आप में से कितने बच्चे सोते सोते क्लास देख लोगे मुझे क्या पता होगा सर, ठीक है। मुझे आई डोंट नो दैट ना कि आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको तो नहीं देख सकता ना सर। तो ये तो आपकी उदारदिली है और ये आपकी नैतिकता है कि आपने कहा कि सर इनफैक्ट है ना, ठीक नहीं लग रहा है तो यू कैन स्लीप, ओके, दैट्स ऑल राइट। हु एम आई टू स्टॉप यू, ओके। हम किसी के ऊपर अपना हुक्म नहीं चलाते सर, ठीक है। आप सामने होते तो मैं बोलता कि भाई चलो फ्रेश वेश हो गया, चक्कर मार के आ जाओ लॉबी में सर, ठीक है। बट आप सामने हो नहीं तो फिर आपको मुक्ति है सर, है ना। चलिए, तो कहानी क्या है सर, व्हाट इज द स्टोरी। सो द स्टोरी गोज ऑन टू से अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, और मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल पढ़ा रहा था रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे द रिफॉर्म्स, है ना। तो रिफॉर्म्स में हमने ज्यादातर पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। कल मंगोल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें एम्पायर बिल्डिंग। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चंस इनफैक्ट आते नहीं है और अभी तक आए भी नहीं है, बट स्टिल आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई एम्पायर बिल्डिंग में कैसे उसका कार्य रहा था, एज अ किंग इवैल्यूएट करिए उसके रोल को सर, ठीक है, साम्राज्य निर्माण में। तो उसमें थोड़ा बहुत आपको काम में आएगा मसाला लिखने के लिए। बाकी इतने सालों से, मतलब करीबन 30-40 साल के पेपर देख लीजिए, उसमें ज्यादातर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन साइड से आए हैं सर, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं आपको कल भी बता रहा था रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स, एंड रिफॉर्म्स में फिर क्वेश्चन भी वही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल देता है, आगे पीछे करके निकाल रहा है सर, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न आया था आई गेस 2015 या 16 के अंदर आया था कि भाई बरानी के द्वारा मेंशन किए गए ऑर्डिनेंसेस को लिखिए, है ना। तो उसने 4 ऑर्डिनेंसेस इशू किए थे, टोटल 8 इशू किए थे सर। सो 8 ऑर्डिनेंसेस वर इशूड बाय, उसका एनालिसिस करिए, है ना, समझे कि नहीं समझे, ओके। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया ना मार्केट रिफॉर्म्स को लेकर सर, ठीक है, कि उसका एनालिसिस करिए, उसकी इंपैक्ट के ऊपर चर्चा करिए सर, ठीक है ना, और वो किस तरह से लाए गए थे, क्यों लाए गए थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। एनालिसिस करने का मतलब तो यही होगा ना, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस एंड इंपैक्ट, है ना। 3 चीजें लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन सबके सब मैक्सिमम कवर हो जाएंगे सर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, ठीक है। नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यही पूछा जाता है घुमा फिरा के, ओके। तो हमने खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस कर लिया था, वी हैव कवर्ड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ खिलजी सर, ठीक है। तो हम कल पॉलिटिकल हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे मंगोलों के बारे में सर, ठीक है। और देखो मंगोल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे कि एक दो क्वेश्चन आया था, ये 2012 में आया था सर, ठीक है, कि हाउ डिड द मुगल इन्वेजन अफेक्ट द दिल्ली सल्तनत। देखिए ये थोड़ी इसकी चर्चा करते थे फर्स्ट पार्ट में, एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी ऑफ द सुल्तान, है ना। सुल्तान की पॉलिसी उसको लेकर फिर कैसे बदलाव में आती है। तो पॉलिसी हमने कल डिस्कस की थी कि भाई सुल्तान ने पहले डिफेंसिव खेला, फिर ऑफेंसिव खेलने की शुरुआत की सर, ठीक है, समझे नहीं समझे ना। तो पहले आप पकड़ने की कोशिश करिए, पहले डिप्लोमेटिकली खेला जाता है सर, ठीक है, पॉलिसी के तहत सर। तो डिप्लोमेसी की किसने की थी, अल्तुतमिश ने किया, समझे नहीं समझे। अल्तुतमिश के बाद आप समझने की कोशिश करोगे, बलबन तक आते आते हमको क्या देखने को मिलता है, दे स्टार्टेड प्लेइंग डिफेंसिव सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, समझ में आया आपको। और उसके बाद आप फाइनली जब अलाउद्दीन खिलजी में अलाउद्दीन के समय पे ऊपर आप समझने की कोशिश करिए तो ऑफेंसिव खेलने की शुरुआत करेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी की पूरी 3 स्टेज पॉलिसी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को लेकर सर, ठीक है। तो जो भी नॉर्थ वेस्ट एरिया था वो फ्रंटियर के एरिया को अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय से किया। अब ऐसी पॉलिसीज को क्यों यूज किया गया, व्हाई दिस पॉलिसीज वर यूज्ड, है ना। तो आप लिखोगे कि दिस पॉलिसीज वर यूज्ड बेस्ड ऑन द सिचुएशन सर, है ना। अल्तुतमिश के समय पे दिल्ली सल्तनत वाज वेरी इन्फेंट स्टेज, है ना, ये तो उस टाइम पे बहुत इन्फेंट स्टेज में था। तो अल्तुतमिश को पता था कि अगर मैं लड़ाई कर दूंगा मंगोलों के सामने तो खत्म हो जाएंगे सर, ठीक है। बलबन आल्सो वांटेड टू हैव दिस इंटरनल कंसोलिडेशन, वो चाहता था, और एक्सटर्नल कंसोलिडेशन अभी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बट बाय द टाइम ऑफ अलाउद्दीन वी सी दैट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जहां उसके पास एक आर्मी क्रिएट हो गई थी, उसके पास रेवेन्यू क्रिएट हो गई थी, उसने बेसिकली यहां से देखना शुरू कर दिया था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन मेरा स्ट्रांग हो सकता है। तो देन उसने भी पहले तो डिफेंसिव खेला, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में ऑफेंसिव चला गया सर, ठीक है ना। तो जफर खान के बारे में मैंने बात किया और फिर आपको गाजी मलिक के बारे में बात किया था सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं सर, है ना। तो ये 2012 में आया था, 30 मार्कर का क्वेश्चन था, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना था सर, ठीक है। पहला आता है कि हाउ डिड द मंगोल इन्वेजन अफेक्ट द दिल्ली सल्तनत, है ना, कि ये किस तरह से अफेक्ट करता है, और दूसरा था द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी ऑफ द दिल्ली सुल्तान, है ना। तो ये 15 मार्क का ये आ जाएगा और 15 मार्क का ये आ जाएगा सर, समझे। ये 2012 का था, 2012 में 30 मार्कर आते थे, फिर 13 से इन्होंने पेपर स्टाइल बदली और फिर 2010 और 15 मार्कर का जो पॉइंट है वो आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी है उसमें आप तो अलाउद्दीन खिलजी तक लिखोगे और फिर उसके बाद अगर आपको लिखना ही है आगे एक
पॉइंट सर, ठीक है। तो यू कैन राइट अप टिल द मोहम्मद बिन तुगलक सर, है ना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आखिर में ऑफेंसिव खेला गया था और ये ऑफेंसिव के तहत यू विल मेंशन एक्सपीडिशन कॉल्ड एज द खुरासान एक्सपीडिशन सर, है ना। ये खुरासान एक्सपीडिशन की खासियत, खुरासान इज अ प्लेस इन सेंट्रल एशिया, मतलब आज का अफगानिस्तान वाला रीजन, उसको खुरासान कहते हैं इस्लामिक लैंग्वेज में सर, ठीक है। तो इस्लामिक हिस्ट्री के तहत सर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो पूरा का पूरा सेना खड़ा किया था इसके लिए, स्पेसिफिक 2 लाख के आसपास की सेना क्रिएट की थी। बोले ये स्पेसिफिकली ये जैसे हम हमारी होती है ना माउंटेन कॉर्प्स होती है, इंडियन आर्मी की है माउंटेन कॉर्प्स, है ना, कि वो खाली पहाड़ियों में कार्य करती है सर, ठीक है, या स्पेसिफिकली पैरा फोर्सेस है सर, ठीक है ना। तो वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, वैसे इसने खुरासान एक्सपीडिशन के लिए अलग से सेना क्रिएट की थी, मतलब वो स्टैंडिंग आर्मी का पार्ट तो था, बट इट वाज स्पेसिफिकली फॉर दिस थिंग ओनली सर, है ना। तो दिस थिंग शोस कि हाउ ऑफेंसिव ही वाज, तो ये भी मंगोल को डिफीट करता है, डिफीटिंग, है ना। इसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू हुआ सर। सो बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते क्या हो रहा है कि जब नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक करके राजा पावर के ऊपर था, तब मंगोलों ने फिर से आक्रमण किया और तब फिर दिल्ली सल्तनत टूट गया सर, है ना। तैमूर जब आया है, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत टूटने की शुरुआत हुई, है ना, समझे कि समझे। तो देन फाइनली यू विल फाइंड कि ही वाज एबल टू सैक दिल्ली, वो दिल्ली को तोड़ पाया सर, है ना, समझे। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई अलग-अलग राजाओं के समय पे अलग-अलग कार्य हुए और इसके बाद फिर मंगोल कंटिन्यूस रहे और फाइनली आप कंक्लूड करोगे बाबर में कि आखिर में सर 15th सेंचुरी के बाद 16th सेंचुरी का ट्रांजिशन आया, तो बाबर आके यहाँ पे आ जाता है, फिर डाबर बन गया सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो बाबर डाबर सब इकट्ठा हो जाता है एंड देन यू विल फाइंड द मुगल डायनेस्टी विल कम टू पावर सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो फिर परमानेंटली हो गया सर, समझे आप लोग। तो ये तो 5 पॉइंट के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग-अलग पीरियड के अंदर आए थे सर, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ाया नहीं है, बट एटलीस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो मैक्रो लेवल के ऊपर आपको देखना है, तो क्या आंसर का फ्लो रहेगा। और दूसरा क्या है कि आपने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर किए। मैं एक्चुअली कल 2 दिन से आंसर देख रहा था ग्रुप्स के अंदर, ये वो अपने डाले हुए सर, ठीक है। उसमें काफी बच्चे ने इन्फॉर्मेशन की ओवरलोडिंग कर दी है सर, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन की ओवरलोडिंग कर दी जितनी मात्रा ही नहीं है यूपीएससी सर, ठीक है। और फिर आप नहीं कर पाओगे। ये तो शायद आपने हो सकता है कि फुर्सत से लिखा होगा, फुर्सत से मतलब है ना 15-20-25 मिनट देख के लिखा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। आपने टाइम फ्रेम में शायद ना लिखा हो क्योंकि अभी यू हैव दैट लिबर्टी, है ना। बट वहां जब आप हॉट सीट के ऊपर बैठे होगे तब लिखने की बात आएगी, वो हालत खराब हो जाती है सर, ठीक है। तो उसमें इन्फॉर्मेशन भी आपको लिमिट करनी पड़ेगी, पर सीक्वेंस फ्लो और डायमेंशंस जो है वो आपके नहीं टूटने चाहिए सर, समझे कि नहीं समझे। सीक्वेंस फ्लो एंड डायमेंशन में आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर का फ्लो अगर टूट गया तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगी और फिर ऑब्वियस है कि इसको चेक करने वाले जो एग्जामिनर होंगे यार, उनका हिस्ट्री में बहुत गहरा अनुभव होगा सर, ठीक है। मेरे से नौसिखिया थोड़ी होंगे सर, ठीक है ना, समझे। वो 25-30 साल से 35 साल से पढ़ा रहे होंगे, यूनिवर्सिटी के एचओडी होंगे सर, ठीक है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च की होंगे, पब्लिश की होंगे। तो फिर उनको तो क्या है कि एक प्रोसेस चाहिए होता है, उनको कुछ-कुछ चीजें खाली एक बुलेट पॉइंट्स में मतलब जो कीवर्ड मिल जाएगा तो वो भी उसको जज कर देंगे कि हाँ भाई चलो इसका ठीक लिखा है, समझे आप लोग, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग से ज्यादा आप उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करिए, फैक्ट से सब्स्टिट्यूट करिए। मैं उसको ऐसा नहीं कहूंगा कि फैक्ट नहीं लिखो वरना मार्क ही नहीं मिलेंगे, फैक्ट नहीं लिखोगे तो सर ऑब्वियस है सर। एंड तीसरी पॉइंट आप समझने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड कि आपको उसकी एनालिसिस और डायमेंशंस के पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है सर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डायमेंशंस दिखाया कि मंगोलों को मैंने रोका नहीं है और मैं बाबर तक लेके गया, क्योंकि आखिर में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पॉलिसी खत्म होती है तब जाके बाबर आया ना सर, समझे। बाबर वरना अगर वो सक्सेसफुल रहती नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी तो बाबर आता ही नहीं सर, है ना। तो तुगलक के बाद या तुगलक के लेटर पीरियड तक आते आते मोहम्मद तुगलक के बाद के पीरियड में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी कमजोर हो रही थी एंड दिस क्रिएटेड द बेस फॉर द मंगोलियन इन्वेजन, है ना। ये इन्वेजन बाबर तक आते आते फाइनली इनफैक्ट ना सेटल हो गए जब मंगोल खुद यहाँ पे आके परमानेंटली स्थायी हो गए, समझे। तो ये एक आपकी थीम है, उसमें आपको सल्तनत का जब पार्ट लिखा जाएगा तो आप तुगलक तक तो आराम से लिख सकते हो, उसको इलैबोरेट करके। आखिर के जो 2 पॉइंट है तैमूर और बाबर का, उसको शॉर्टन कर दो, क्योंकि ऊपर जो है वो पॉलिसी लेवल का काम किया था। तैमूर के बाद तो पॉलिसी फेल हो गई थी, तो फिर डायरेक्टली उसकी प्रभावी हुई कि जब मंगोल यहाँ पे आके सेटल हो गए, स्थायी हो गए सर, समझे आप, ठीक। तो आपको एक पहली पार्ट समझ में आया कि दी फ्रंटियर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय डिफरेंट फ्रंटिंग। हाँ, बाबर एक्चुअली आप पकड़ने की कोशिश करोगे तिमुरिड वंश से था, तैमूर के भी कुछ-कुछ आप देखोगे तो वो भी मंगोलिड पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए, और बाबर का चंगेज खान के साथ भी लेना हुआ था, जो बेसिकली चगताई या आप पकड़ने की कोशिश करोगे मोगल वंश से जुड़े हुए थे सर, ठीक है। तो मैं आऊंगा बाबर एट अ मिक्सचर ऑफ आई वुड से जीन्स, जो तैमूर के साथ भी जुड़ रहा था, चंगेज के साथ भी जुड़ रहा था। चंगेज एक्चुअली प्योर मंगोल ओरिजिन का शासक बोला गया। तैमूर के भी रूट्स कहीं न कहीं अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सेंट्रल एशिया के रूट्स के साथ ही जुड़ा हुआ है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इसकी थाली के वो कच्चे चिट्ठे आपको मिल जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई होता क्या है और किस तरह से इनफैक्ट है ना कहानी चलती है। हाँ, तैमूर तो उसके सपने में भी आता था। तो आप एनसीईआरटी देखोगे ना स्टैंडर्ड 8th की, तो उसमें ये 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, उसमें यू विल फाइंड कि बाबर का एक पेंटिंग है जहाँ पे एक साइड पे चंगेज बैठा हुआ है, एक साइड पे तैमूर बैठा हुआ है, बाबर बैठा हुआ है और फिर बाकी सारे और भी किंग्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक डिस्कशन हो रही है अपने परदादाओं के साथ। बोले हाँ, बोलो क्या करना चाहिए, बोले जाओ भारत है ऐसे, यहाँ बुखारा में और समरकंद में कुछ बचा नहीं है सर, ठीक है। वहाँ तो आपके चाचा ने आपको हरा दिया है, समरकंद से उसको भगा दिया गया तो उसके चाचा के द्वारा सर, ठीक है। तो देन बाबर काबुल में बैठा था, पर काबुल में उसके पास उतना उठा नहीं, पहले तो फरगना में था, फरगना से फिर काबुल आया था सर, ठीक है। ही डिड नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज, तो इट्स बेटर हम चलते हैं। चलिए, है ना, लेट्स मी कम बैक, ओके। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर मैंने आपको कल मंगोलों के बारे में पढ़ाया और मंगोल की पॉइंट के ऊपर से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। अब देखिए इसकी इंपैक्ट क्या होती है। अब इसकी इंपैक्ट भी 2 तरह से होगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। इसकी इंपैक्ट आप पकड़ने की कोशिश करोगे। 15th सेंचुरी हम लोग एक बेंचमार्क के रूप में लेते हैं, क्योंकि 15th सेंचुरी के पहले इसकी इंपैक्ट क्या होगी और 15th सेंचुरी के बाद क्या इंपैक्ट होगी, उसमें भी आपको फर्क दिखेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। क्यों दिखेगा, क्योंकि 15th सेंचुरी के पहले मैंने आपको बताया डिप्लोमेसी के रूप में राजाओं ने ट्रीट करने की कोशिश की, फिर डिफेंस के रूप में उनको रोकने की कोशिश की और फिर ऑफेंस खेला सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो 3 प्रकार की पॉलिसीज थी। तो प्री 15th सेंचुरी के रूप में मंगोलों का आक्रमण अलग तरह से देखा जा सकता है बेस्ड ऑन द पॉलिसीज। पोस्ट 15th सेंचुरी उनकी जो इंपैक्ट रहती है वो परमानेंट हो जाएगी, क्योंकि मंगोल खुद राजा बन जाएंगे। प्री 15th सेंचुरी के पहले मंगोल खुद राजा नहीं बन पाएंगे, पर हिंदुस्तान के राजा को शहंशाह बनाने में उन्होंने मदद किया है सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो बहुत लोग हिस्टोरियंस मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने के पीछे का एक कारण मंगोलोड इन्वेजन हुआ करते थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर सर, ठीक है। क्योंकि दिल्ली के राजा मूल तरह से ये सल्तनत के राजा है घुरी, और घुरी के बाद मतलब मोहम्मद घुर के बाद आप शुरू करो कुतुबुद्दीन ऐबक तक, ये मूल तरह से लूटे रहे थे सर, है ना। तो दे वर प्लंडरर्स मेनली एंड दे हैड दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लंडरिंग थिंग्स एंड लाइक नो कीप ऑन coming to India and then taking away the wealth and then once again coming to India. But because सेंट्रल एशिया में मंगोल जिस तरह से डोमिनेट कर रहे थे ना, तो यहाँ दिल्ली सल्तनत के जितने भी गुलाम थे जो उस टाइम पे नए नए पावर के ऊपर आए थे, दे केम टू दिस कंक्लूजन इन रियलिटी कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक टू अफगानिस्तान और पर्शिया और खुरासान वेरेवर वी बिलोंग टू सर, है ना। सो इट्स बेटर टू स्टे ओवर हियर ओनली सर, समझे। एंड दिस क्रिएटेड द प्रेशर क्रिएटेड ऑन द दिल्ली सुल्तान्स इवेंचुअली रिजल्टेड इनटू कंसोलिडेशन एंड एम्पायर बिल्डिंग सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसा कहते हैं कि दिल्ली का एम्परर या दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है, मंगोल ना आते तो इतना बड़ा ना होता सर। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भी मंगोलों के कारण खड़ी की थी।
बलबन ने भी इनफैक्ट जो डिफेंस की पॉलिसीज को और इंटरनल रिफॉर्म्स किए थे वो भी मंगोलों के कारण किए थे सर, है ना? उनको सपना नहीं आया था सर, ठीक है, कि भाई चलिए एक तूफानी करते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि मंगोल जिस तरह से डर का माहौल लगा के बैठे हुए थे, मतलब वो माहौल क्रिएट करवाते थे, उसके कारण एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब मंगोलों के आक्रमण की बात करेंगे सर, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द इन्वेजन ऑफ मंगोल्स, तो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को लेके काम तो अच्छा किया सर, ठीक है। उसने वहां पे इनफैक्ट बताने की कोशिश की कि पुराने फोर्ट्स को रिपेयर किया, उसने नए नए फोर्ट्स को क्रिएट किया, अपनी नई आर्मी क्रिएट की, उसने वार्डन ऑफ मार्चेस को अपॉइंट किया। वार्डन ऑफ मार्चेस का मतलब क्या था? पर्सन हु लीड्स द आर्मी सर, ठीक है, स्पेशल गवर्नर के रूप में सर, है ना? तो गाजी मलिक जैसे लोगों को अपॉइंट किया और फिर मंगोलों को डराया सर, उनकी पॉलिसी से डराया। तो मंगोलों को बताया गया, बोले तुम कहाँ हमको डराओगे बेटा, हम तुमको डराते हैं सर, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स कर रहा है, नए नए एरियाज में उसने फोर्टिफिकेशन किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, वो सब मंगोलों के कारण कर रहा था सर, ठीक है ना? समझे? तो इसके पहले मंगोलों के कारण अलाउद्दीन खिलजी के जो राजा थे वो इवेंचुअली हार जाते थे, या दे वर नॉट एबल टू कंसोलिडेट, बट यू विल फाइंड कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब के ऊपर एंड ले लिया और फिर फ्रंटियर पॉलिसी के रूप में उसे आक्रमण किया सर, ठीक है? तो मैंने आपको कल बताया था कि इसको तो गजनी तक भेज दिया गया था सर, है ना? गजनी, कांधार, काबुल। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितने पावरफुल हो गए होंगे सर, कि मंगोलों के घर पे जाकर वहां पे रेड करवा रहे थे सर, ठीक है ना? समझे? तो दो तीन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे सर, है ना? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मंगोल इन्वेजन, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन सर, ठीक है? तो इसकी वही इंपैक्ट जब भी आपको पूछा जाएगा तो वही घिसी पिटी कहानी है, 3 पॉइंट की इंपैक्ट आती है सर, समझे आप लोग, ठीक है? पहली आएगी पॉलिटिकल इंपैक्ट, दूसरी स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, है ना? समझे कि नहीं समझे, है ना? तो वही 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग असर देखेंगे कि भाई मंगोलों के आक्रमण का प्रभाव भारत के ऊपर क्या रहा है सर, ठीक है? तो अगर काटना है तो कल्चरल तो उतनी रही नहीं, क्योंकि मंगोलों के पास तो कल्चरली कुछ बचा हुआ था नहीं सर। बट क्या इससे एक चीज अच्छी हुई कि इंडिया बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और इंडिया इतना इंपॉर्टेंट बना कि यू विल फाइंड कि बगदाद और कॉन्स्टेंटिनोपल और कायरो के इक्विवेलेंट हो गया। दिल्ली बिकेम अ सेंटर फॉर लर्निंग एंड इट बिकेम एन इक्विवेलेंट ऑफ कायरो। कायरो वाज इन इजिप्ट एट दैट टाइम, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर फॉर इस्लामिक लर्निंग एंड हेरिटेज सर, है ना? बगदाद वाज द सीट ऑफ द कैलिफेट, है ना? एंड कॉन्स्टेंटिनोपल स्टार्टेड इमर्जिंग बाय दैट टाइम। खैर उतना उभर के नहीं आया था क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल 15th सेंचुरी के बाद आया सर, ठीक है? बट यू सी कि कॉन्स्टेंटिनोपल का जितना विकास हो रहा था अर्ली मिडीवल वर्ल्ड के समय पे, मतलब क्योंकि इस समय पे अभी तो क्रूसेड्स का एंडिंग हो रहा है सर, ठीक है? एंड यू विल फाइंड कि ये क्या कहते हैं, उस्मानिया सल्तनत अभी पावर के ऊपर आनी बाकी है सर, ठीक है? बट ये काफी डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है? तो इसकी इंपैक्ट आप लिखेंगे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमी और सोसाइटी के साथ साथ कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो लेट अस सी कि हाउ द मंगोल इन्वेजन इन्वेडेड और इफेक्टेड द दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है? तो आपको अब सेकंड पार्ट समझ में आया, इसकी असर क्या हुई? कल हमने उसकी पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस किया था। अब नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड पार्ट, है ना? कि उसकी इंपैक्ट क्या रहती है सर, ठीक है? ओवरऑल इंपैक्ट देखेंगे, फिर बाबर तक आपको लेके आ जाऊंगा सर, ठीक है? तो घुमा फिरा के वही आपको लिखना है, भविष्य में भी प्रश्न आएगा। बाबर के बाद तो मंगोल खुद यहाँ पे आ गए, तो फिर कहानी खत्म हो जाती है सर, ठीक है? तो पहले पार्ट में प्री 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से पहले सर, है ना? उसके पहले मतलब आप पकड़ के चलोगे 1400 और उसके आजू बाजू का पीरियड हम लोग लिख सकते हैं, लोधीज जब तक पावर के ऊपर है तब तक सर, ठीक है? तो वी नीड टू सी दिस फ्रॉम अ ग्रेटर पिक्चर, एंड दिस ग्रेटर पिक्चर हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द मंगोल पॉलिसी ऑफ द दिल्ली सुल्तान सर, ठीक है? सबसे पहली इंपैक्ट जो होगी वो था द लॉस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सर, समझे आप लोग, ठीक है? मैं ये क्यों बता रहा हूँ सर? क्योंकि एक समय के दौरान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब आज का पेशावर से लेके अफगानिस्तान वाला जो प्रदेश है, कांदाहार से लेके गजनी, दे वंस अगेन बिकेम पार्ट ऑफ द मिडीवल इंडिया सर। आप समझिए कि घुरी आया था तो कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था, दैट वाज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। फिर आप पकड़ने की कोशिश करें, जब ऐबक ने कंसोलिडेट किया और अल्तुतमिश आया, अल्तुतमिश ने तो यल्दूज को डिफीट कर दिया था, पहले उसकी छतरी को स्वीकारा, देन ही डिफीटेड हिम। दैट मींस गजनी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, राइट और रॉन्ग? तो घुमा फिरा के आप पकड़ने की कोशिश करोगे कि अफगानिस्तान के कुछ प्रांत, खास करके उत्तर पश्चिम के प्रदेश, दे बिकेम पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो व्हेन द मंगोलियन इन्वेजन टुक प्लेस, है ना, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एरिया सर। समझ में आया कि नहीं आया? दैट वंस अगेन वाज एक्सीडेड टू द दिल्ली सल्तनत फॉर अ ब्रीफ पीरियड सर। मैं ये नहीं कहूंगा कि परमानेंट था ये कॉन्क्वेस्ट या परमानेंट एनेक्सेशन था, बट मैं ये जरूर से कहूंगा कि एक समय की एक विंडो मिली थी 100 एक साल की, जब 100 भी नहीं पकड़े चले 30 40 50 साल के आसपास का ट्रांजिशन पीरियड आपको मिलेगा। बट इन बिटवीन दिस पीरियड वी डू गेट एविडेंसेस कि द दिल्ली सुल्तान्स स्टार्टेड बिल्डिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन द नॉर्थ वेस्ट एरिया सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो जब मंगोल आए तो मंगोलों ने ये एरिया को कैप्चर कर दिया, सही कि गलत सर? सो बिकॉज द मंगोल कैप्चर दिस एरिया, द दिल्ली सुल्तान्स लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस ऑन देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स। उनकी पुश्तैनी जमीनों के ऊपर से उनका प्रभाव खत्म हो गया सर, सही कि गलत है ना? आप पकड़ने की कोशिश करिए, ये सब पहले तो मूल तो गजनी से रिलेटेड थे ना, या घोरी से रिलेटेड थे। गजनान घोरा या घोरी जो है, ये दोनों के दोनों तो प्रांत है ना अफगानिस्तान के। खलजी भी वहां पे आके सेटल हुए थे ना सर, खलजी भी सदियों से वहां पे आके सेटल हो गए थे सर। तो नो डाउट ये टर्किश ओरिजिन के लोग थे, बट इवेंचुअली द खलजीज आल्सो सेटल्ड इन अफगानिस्तान, समझे? तो कहानी यह है कि ऑल दिस दिल्ली सुल्तान्स हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम अफगानिस्तान, बट व्हेन द मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस, दे लॉस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट टेरिटरी फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू, एंड दैट वाज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, दैट वाज टेकन ओवर बाय मंगोल्स, समझे आप लोग? वंस द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इज टेकन ओवर बाय द मंगोल्स, इट बिकेम ईजी फॉर देम टू पेनिट्रेट इनटू पंजाब, क्योंकि आपको पता है कि जब नॉर्थ वेस्ट आपके हाथ में आ गया, पेशावर क्रॉस करोगे तो तुरंत पंजाब आएगा। क्लियर है कि नहीं है सर, ठीक है? तो होता क्या है कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस द बॉर्डर ऑफ द इंडिया श्रिंक्ड अप टिल पंजाब, एंड द बॉर्डर ऑफ द दिल्ली सल्तनत कुड नॉट गो बियॉन्ड पेशावर बिकॉज़ ऑफ द मंगोल मेनेंस। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको सर? पहला फंडामेंटल चेंज हुआ द शिफ्टिंग ऑफ बॉर्डर, और दिस इज व्हाट वी कॉल एज रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज इन वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल सर, ठीक है? समझे आपको? तो ये जो रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज है, ये मंगोलों ने करवाने की शुरुआत की सर, और उनकी खुद की पुश्तैनी जमीन जो थी वहां से ही दिल्ली के सुल्तान अब अपनी इनफैक्ट अथॉरिटी जो है वो घुमा देते हैं सर, ठीक है? तो पहली जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगी सर। एक साइड के ऊपर दिल्ली के सुल्तान पहले हिंदुकुश तक जाते थे, हिंदुकुश तक उनका प्रभाव था सर, ठीक है ना? बट वहां से धीरे 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 देखोगे तो दे लॉस्ट हिंदुकुश, देन दे लॉस्ट पेशावर, देन दे लॉस्ट दे केम अप टिल पंजाब सर। इवेंचुअली ये सिंध तक चले गए सर। मंगोल इतने पावरफुल हो गए थे कि ये रावी नदी, इंडस नदी को क्रॉस करके आने की शुरुआत कर रहे थे, समझे कि नहीं समझे? पॉइंट। तो इन सब कंडीशंस में हमको ये चीज मिल रही है कि मंगोलों के कारण रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज हुई, और हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके एरियाज थे वो आपके एरियाज रिसीड हो गए। रिसीड होने का मतलब है कि कम हो गए सर, समझे आप लोग, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। दूसरा, अब मंगोल जब यहाँ से अटैक कर रहे थे तो यहाँ बहुत सारे लोग, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी, आवाम थी, वो बेचारे तंग रह गए, बोले यार ये क्या हो रहा है, हर रोज कोई आता है जला देता है, आता है जला देता है, व्हाट इज दिस, है ना? समझे कि नहीं समझे?
तो देन दे स्टार्टेड सीकिंग रेफ्यूज टू इंडिया सर। तो यू विल फाइंड कि ह्यूज माइग्रेशन एंड द रेफ्यूजी क्राइसिस विल इमर्ज, है ना। तो जैसे आज की तारीख में हो रहा है रेफ्यूजी क्राइसिस, वैसा उस टाइम पे भी हुआ था सर, समझे, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विल लीड टू द रेफ्यूजी क्राइसिस, समझे नहीं समझे। सो यू विल फाइंड कि ह्यूज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज विल इमर्ज आउट ऑफ द रिसीडिंग बाउंड्रीज। और ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हुआ, इसके कारण करीबन 1 लाख के आसपास का आंकड़ा उस टाइम पे बोला गया है, जिसको बलबन ने इनफैक्ट आंकड़ा दिया था, दिल्ली में आके सेटल करवाया था यहाँ के स्थानीय लोगों को। तो दिस इज हाउ यू कोरिलेट द फैक्ट विद द एनालिसिस। मैंने बलबन का एक एग्जांपल दे दिया 1 लाख का, मतलब एग्जामिनर को गले उतर गया कि भाई ये ढंग का लिख रहा है सर, समझे आपको, गेटिंग पॉइंट। तो दिस इज हाउ यू कोरिलेट द एनालिसिस विद द फैक्ट, है ना। तो मैंने बलबन दे दिया, फिर खत्म हो गया, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि हाँ भाई चलो गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। सो आई एम प्रूविंग माय पॉइंट, है ना। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट आपको क्या दिखेगा कि माइग्रेशन हुआ, इतनी बड़ी धड़ल्ले से पॉपुलेशन आ गई सर, रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज हो रहा है, आपका बाउंड्री श्रिंक हो गया है सर, और अब मंगोल अफगानिस्तान को बेस बना के, खुरासान को बेस बना के अब आपके ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है सर, ठीक है। तो अफगानिस्तान बिकेम द बेस एंड पंजाब वाज लॉस्ट। वंस पंजाब वाज लॉस्ट, दिल्ली वाज आल्सो लॉस्ट। अब दिल्ली के सुल्तान को मन था कि मैं गुजरात में जाऊँ, सूरत के पास डूमस के भजिए खाऊं, है ना। एक दिन मन करेगा मैं बंगाल जाऊँ, मच्छी भात खाऊं, समझे नहीं समझे। मन करता है कि मैं इंदौर जाऊँ, सराफा बाजार बोले, है ना, यहाँ पे पोहा जलेबी सुबह सुबह के नाश्ते में कर सकूं। बट द प्रॉब्लम वाज दिल्ली सुल्तान फियर्ड, बोले मैं दिल्ली छोड़ूंगा, मंगोल दिल्ली में आ जाएंगे सर। एंड दिल्ली सुल्तान को मन ये था कि ये सब जगह जाने के लिए मुझे कॉन्कर करना पड़ेगा सर। तो दिल्ली के सुल्तान का जो एम्पायर बिल्डिंग का जो आइडिया था, वो मंगोलों के प्रभाव के कारण हो ही नहीं पाया सर। दे कुड नॉट बिल्ड अप अ बिग एम्पायर, दे कुड नॉट थिंक अबाउट बिल्डिंग ऑफ एम्पायर, क्योंकि इनके पास जितने भी रिसोर्सेज थे, वो रिसोर्सेज को इन्होंने फिर मंगोल सेंट्रिक कन्वर्ट करवा दिया। बोले यार इनसे रोकने के लिए पहले कुछ काम करना पड़ेगा, फिर कार्य करेंगे सर। आज यही हो रहा है ना सर, हमारे आजू बाजू में 2 मंगोल है, एक वेस्टर्न एरिया में है और एक थोड़ा ईस्ट में ऊपर की तरफ है सर। और ये दोनों साइड के मंगोल ऐसे हैं कि जो हमको प्रगति ही नहीं करने दे रहे सर। सो यू विल सी दैट दिस इज द रीजन इंडिया हैज टू रिवॉल्व अराउंड $70 बिलियन एनुअली जस्ट फॉर द डिफेंस। तो ये $70 बिलियन हम कहीं और यूज करें डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, है ना, ओवरऑल इंक्लूसिविटी के लिए, पॉवर्टी ये वो सब, है ना, तो कितना फर्क पड़ जाएगा सर, ठीक है। हाउ चेंजेस विल टेक प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल दिस थिंग्स। बट यू विल फाइंड कि ऐसी कैसी कंडीशन क्रिएट हुई है जहां आप अपने सारे रिसोर्सेज फिर वहां सेंट्रिक करने पड़ रहे हैं आपको, सारे तो नहीं बट एटलीस्ट आप मेजर चंक ऑफ योर बजट यू आर एक्चुअली गोइंग एंड स्पेंडिंग दैट मनी टू सेफगार्ड योर बॉर्डर सर, समझे नहीं समझे। तो यू विल सी कि रिसोर्सेज हमारे जब मंगोल सेंट्रिक हो गए तो इंटरनल रिफॉर्म्स और एम्पायर बिल्डिंग ज्यादा हो पाएगा। तो यू विल फाइंड कि व्हेन द रिसोर्सेज वर एक्चुअली फोकस्ड ऑन द मंगोल सेंट्रिक आइडियाज, फ्रंटियर्स को सिक्योर करने के लिए कार्य किए गए सुल्तानों के द्वारा, और फ्रंटियर्स को सिक्योर करने के जो कार्य सुल्तानों के द्वारा होते हैं, इसके कारण जो एम्पायर बिल्डिंग की प्रक्रिया थी वो नहीं हो पा रही थी, गेटिंग माय पॉइंट। और खाली आर्मी रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर आप ये नहीं कह सकते हो कि दिल्ली के सुल्तान जो थे दे वर वन ऑफ द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। आर्मी सेंट्रिक रिफॉर्म्स अच्छी तरह से हुए, उसके पीछे का कारण ये था कि भाई आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को बनाने की आवश्यकता पड़ गई थी राजा को, और वो अलाउद्दीन को रियलाइजेशन करवाया मंगोल्स ने कि बाबू खड़बड़ी सेना नहीं रखोगे, इक्तेदारों के दम के ऊपर लड़ते रहोगे तो इक्तेदार तो भाग जाएंगे सर। इक्तेदारों के पास जो सैनिक है उनके पास लॉयल्टी नहीं थी सर, है ना, सुल्तान की। जब तक सुल्तान की सबसे अपनी पर्सनल आर्मी नहीं क्रिएट होगी तब तक सैनिकों की लॉयल्टी, वरना इक्तेदार की जो लॉयल्टी है या सैनिकों की लॉयल्टी अपनी इमीडिएट बॉस के साथ जुड़ी होगी। तो सब भाड़े के टट्टू थे ना, दे वर मर्सनरीज एक्चुअली सर, द सोल्जर्स दे वर अटैच्ड टू द इक्तेदार्स, दे वर काइंड ऑफ मर्सनरीज सर। So then the Khilji realized कि I need to create a strong army, I need to create a standing army. So he actually focused his resources on the army. And once you focus your resources on the army, you see what happens in the administration. समझे नहीं समझे। तो बोले हमारे देश के पास सेना है, तो दूसरा एग्जांपल आता है, बोले हमारे सेना के पास देश है, गेटिंग अप, समझे नहीं समझे। तो ये कहानी यहाँ पे भी हो रही थी। So when you focus on this army and when you focus too much on this army, तो you neglect the administrative aspect. और जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को निग्लेक्ट करवाया गया तो फिर आपका जो स्टेट बिल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, वो दिल्ली के सुल्तान नहीं कर पाए, गेटिंग अप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको कि वंस यू फोकस एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव, आपके पास 100 रुपए है, 100 का 100 रुपए एक ही जगह पे डालोगे तो बाकी सारा एरिया क्या होगा सर। एंड हेंस बियॉन्ड दिल्ली वी सॉ द मार्केट रिफॉर्म्स एंड लिमिटेशंस, वी सॉ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर कैरिड आउट बाय अलाउद्दीन खिलजी इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्चुअली क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट बेन्स फॉर द फार्मर्स and the agriculturalists, the local landlords, the local merchants suffered big time because of the neglection of the civilian side and the compelling their products to be sold on a particular price in a particular market. कट ना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है सर, है ना। इसकी इंपैक्ट मैं आपको एनालिसिस के लिए करवा रहा हूँ क्योंकि यही मेंस में काम में आएगा आपको सर, ये सुना हुआ है, बाकी किताब में तो इधर उधर दिया हुआ है, इधर है सर, ठीक है ना। वेयर यू विल नॉट सी सर, इसको एक पिक्चर के रूप में आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है, करिए। तो आप लिखोगे कि भाई इसके कारण राजा जो थे अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा था, एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा था, मंगोलों को एक दो पॉकेट रेजिस्टेंस मिले पर ये पॉकेट रेजिस्टेंस स्टॉप नहीं कर पाए सर। दिल्ली का सुल्तान हमेशा वीक रहा, और दिल्ली का सुल्तान हमेशा वीक रहता है मंगोलों के कारण, तो ये सुल्तान नोबल्स के ऊपर डिपेंडेंट था। तो हमने देखा कि नोबिलिटी बिकेम अ वेरी पावरफुल थीम इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, और ये नोबिलिटी डिसाइड करती थी कि राजा कौन बनेगा सर। इवन आफ्टर खिलजी द सेम थिंग कंटिन्यूड, अभी बढ़ते हैं 5 मिनट के बाद, खिलजी की मृत्यु के बाद वंस अगेन द सेम थिंग कंटिन्यूड, द नोबिलिटी वंस अगेन बिकेम डोमिनेटिंग। तो ये मंगोलों के कारण तो हुआ है क्योंकि राजा नोबल्स के ऊपर डिपेंडेंट था एक या दूसरी चीज के लिए। चलो खिलजी तक तो ठीक था कि उसने 15-20 साल संभाल लिया, बट इसके पहले और इसके बाद आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो नोबिलिटी अभी भी डोमिनेट कर रही है। फिरोज शाह तुगलक को राजा किसने बनाया था, नोबल्स ने बनाया था। जब जोना खान की मृत्यु हुई, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु होती है, तो देन फिरोज वाज एक्चुअली मेड द नोबल्स किंग बाय द नोबल्स। तो ये तो आपको कंटिन्यूअसली दिखेगा सर, राजा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इवन अलाउद्दीन खुद भी आप देखोगे अपने नोबल के ऊपर तो डिपेंडेंट था ना, काफूर का पपेट बन गया था सर, है ना। सो यू विल फाइंड कि बुरानी खुद लिख रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की हाथ में से सत्ता चली गई थी और मलिक काफूर सब कुछ हाथ में लेके बैठा हुआ था, गेटिंग अ पॉइंट। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है
where the king is actually becoming the puppet into the hands of the nobility because of the Mongol invasion. क्योंकि राजा को सेना की आवश्यकता थी इनिशियल पार्ट के अंदर, राजा को रेवेन्यू की आवश्यकता थी, राजा को बहुत सारी चीजें जरूरत थी, तो सब मंत्री लोग ही उसको पूरा करके देते थे, नोबल्स ही पूरा करके देते थे। नोबल्स कहते थे कि राजा अगर आप हमारी मदद चाहते हो तो फिर आपको भी बेसिकली हमारे हिसाब से कार्य करना पड़ेगा सर, समझे? सो यू फाइंड कि नोबिलिटी स्टार्टेड कंट्रोलिंग द सुल्तान्स क्योंकि राजा कमजोर ही रहा। एक्सेप्शंस आर द केस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, बट उसको छोड़ के आप पकड़ने की कोशिश करोगे सब जगह पे नोबिलिटी डोमिनेट कर रही है। इनफैक्ट ये डायनेस्टीज की स्थापना किसने की थी? ये नोबल्स ने तो किया था। तुगलक डायनेस्टी वाज एक्चुअली द नोबल, है ना? गाजी मलिक नोबल ही था ना, वार्डन ऑफ द मार्चेस, आर्मी ऑफिशियल था ना जिसने विद्रोह किया था सर। आप पकड़ के देखो जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ही वाज आल्सो द वार्डन ऑफ द मार्चेस, ही वाज आल्सो द ऑफिशियल पोस्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट एरियाज, जिसने बेसिकली आफ्टर बलबन जो coup हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया सर। गेटिंग अप? तो you will see the warden of the marches, that is the military governors who were appointed into the northwest areas, because of the weak authority of the sultan, they were able to capture the seat of the power whenever the sultan became weak and the Mongol invasion simultaneously taking place. Getting my point? तो होता ये है कि सुल्तान हमेशा कमजोर रहा। ये सुल्तान इतना कमजोर रहा कि हर बार जब मंगोलों का आक्रमण हुआ आगे पीछे के दौर में, तो उन्हीं के ही मिलिट्री गवर्नेंस ने उनको टॉपल करवा दिया समय आने के ऊपर सर। गेटिंग my point? तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहां राजाशाही एम्पायर बिल्डिंग का जो सपना था वो नहीं हो पाया सर, और इसके कारण राजा एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई बदलाव नहीं ला पाया सर, क्योंकि राजा को एक ही डर था कि मंगोल वापस आ जाएंगे, नींद में उठा बोले मंगोल आ गए, मंगोल आ गए, मंगोल आ गए, मंगोल आ गए सर, ठीक है। और ये ज्यादा जिस तरह से इनफैक्ट मंगोलों को लेके कार्य कर रहा था उसमें मिलिट्री एस्पेक्ट के ऊपर उसने बहुत फोकस किया। अब बहुत फोकस किया तो यू विल फाइंड कि वेलफेयर स्टेट तो होगा ही नहीं सर, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई कार्य कर ही नहीं पाया राजा। जो किया भी था वो मंगोल को स्टॉप करने के लिए किया था, क्योंकि उसको पता है कि इकोनॉमी से ही मेरी आर्मी बनेगी। हाँ, तो जो भी करना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर्मी सेंटर करेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है जहां मंगोलों का प्रभाव पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों साइड के ऊपर मिल रहा है ना सर। तो हम लोग कल तक कंसोलिडेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से जो देख रहे थे रिफॉर्म्स, आज उसको मंगोल सेंट्रिक देख रहे हैं। देखो एकांतवाद इसी को ही कहते हैं। कल मैं आपको रिफॉर्म्स को कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि राजा कंसोलिडेट कर रहा है, पर आज हम लोग इसी को ही मंगोल सेंट्रिक देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यार ये सच्चा है। कल वो देख रहे थे तो आपको लग रहा है कि हाँ ये कंसोलिडेशन हो रहा है, बढ़िया है सर, ठीक है। तो हालात बदल गए, जज्बात, इसी को इतिहास कहते हैं ना सर। इतिहास ये थोड़ी है कि खिलजी ने मंगोलों को 6 बार हराया था, पहली बार जफर खान ने हराया, दूसरी बार गाजी मलिक ने हराया। दैट इज नॉट द केस ऑफ हिस्ट्री माय फ्रेंड। हिस्ट्री इज दिस, हाउ यू परसीव द चेंजेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके डायमेंशंस और आप उसको कैसे देख रहे हो वो बहुत मैटर करता है। चश्मा बदल लोगे इतिहास बदल जाएगा। बहुत बढ़िया कहा भरत बाबू ने, ठीक है। यही मंगोलों के कारण यू विल सी कि इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होती है सर। क्यों इकोनॉमिक इंपैक्ट हुई? क्योंकि पहले भारत का व्यापार सेंट्रल एशिया से होता था, पैसा आता था कि नहीं आता था? देयर वाज सो मच ऑफ मनी दैट वाज बीइंग ड्रेन्ड टू इंडिया, देयर सो मच ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स टेकिंग प्लेस इन इंडिया, एंड वी वर एक्चुअली अ ट्रेड सरप्लस कंट्री। हम लोग ट्रेड सरप्लस में थे ना। अब जो कंट्री या जो प्रदेश ट्रेड सरप्लस में था, पर मंगोलों के आक्रमण के कारण हम लोग टूट गए, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी टूट गई। मंगोल यहाँ तक आ गए थे ना, सिंध तक भी आ गए थे। दे हैड कैप्चर्ड अप टिल द लोअर पार्ट ऑफ सिंध, थट्टा तक पहुंचे थे सर, उच्च तक पहुंचे थे। सो ऑल दिस रीजन्स वर एक्चुअली डोमिनेटेड बाय द मंगोलोइड्स। तो अब व्यापार तो कर नहीं सकते थे। अब व्यापार नहीं कर सकते हो तो आप आइसोलेट हो गए हो। अब आप आइसोलेट हो गए हो तो राजा के पास जो व्यापार करने की आवश्यकता है उसमें सबसे पहला टारगेट ये होगा कि इतने में करे सर। अब इतने में करेगा, व्यापार तो होगा नहीं, पैसा तो चाहिए सर, है ना? तो क्या करेगा राजा? टैक्सेस बढ़ा देगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो हाई टैक्सेस इंपोज किए थे उसके पीछे का कारण ये था कि मंगोलों के आक्रमण के कारण ये सब चीजें खत्म हो गई थी सर। क्योंकि भारत की जो ट्रेडिशनल लैंड रूट वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टेड थी वो मंगोलों के आक्रमण के कारण टूट गई सर। ओवरऑल ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जहां आवाम के ऊपर बर्डन क्रिएट किया गया सर। और इन सब कंडीशन के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए यू विल फाइंड कि जो भी व्यापारी थे उनको चीप कमोडिटीज बेचने के लिए मजबूर किया जाता है सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? समझेंगे? अब कंप्लीट व्यापार डेसिमेट नहीं हुआ था सर, समझे आप लोग, ठीक है। हॉर्सेस की अवेलेबिलिटी भी थी, ऐसा भी नहीं था। और फिर दूसरा क्या था कि आमिर आकुल जैसे लोगों को बिठाया गया था, तो इनके पास हॉर्सेस की ब्रीडिंग सेंटर्स और ये सब डेवलप करना शुरू कर दिए थे। वंस दे गॉट द क्वालिटी हॉर्सेस, तो वो काफी सारा उनके पास वेटरनरी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था सर, ठीक है। बट जिस तरह से आपको ट्रेड मिलना चाहिए, जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं आपको मिलेगा सर। गेटिंग माय पॉइंट है? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड कि इसकी इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ी। ये इकोनॉमिक इंपैक्ट के बाद आखिर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे इसकी कल्चरल इंपैक्ट भी आपको पड़ेगी, और इसकी पॉलिटिकल इंपैक्ट का सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट पड़ेगा वो है कि दिल्ली के सुल्तान सब भारत को अपना घर बना देंगे। भारत को घर बनाने का मतलब क्या है सर? ठीक है, बिकॉज द मंगोल्स हैड कैप्चर्ड दिस रीजन, द मंगोल्स हैड कैप्चर्ड दिस रीजन, मंगोल्स ये सब रीजन्स में आ चुके हैं, और मंगोल्स बिकॉज ये सब रीजन्स के अंदर आ चुके हैं तो ऑब्वियस है कि दिल्ली के सुल्तान को अब दूसरा कोई रास्ता मिला नहीं सर, ठीक है। ये कहीं और से मदद ले नहीं सकते, वेस्ट एशिया से या तुर्की से या कोई और प्रदेश से सर, ठीक है। तो सुल्तान को समझ में आ गया कि बेटा यहाँ पे रहना है, अब हम लोग अफगानिस्तान वापस नहीं जा सकते, ना ही बगदाद जा सकते हैं, ना ही हम लोग कहीं और से मदद ले पाएंगे सर, ठीक है। तो अपना हाथ जगन्नाथ करना है सर, है ना? तो वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट सर, है ना? वी हैव टू इनोवेट अवरसेल्फ। हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब हम लोग यहाँ पे ही रहेंगे। इसके पहले जो लोग भारत को कॉलोनी के रूप में मानते थे, घोरी गजनी ने इंडिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश की थी, पंजाब में अपना एम्पायर बनाया था, पर उसके आगे नहीं जा रहे थे। अब पिक्चर क्लियर हो गया कि भाई अब इंडिया को होमलैंड बनाना पड़ेगा सर, ठीक है। तो वो जो सपना था एम्पायर बिल्डिंग का, वो एम्पायर बिल्डिंग का सपना बेसिकली मंगोल पूरा करते हैं सर, ठीक है। और इसके कारण जब ये यहाँ पे रहे तो दो चीजें आपको मिलेगी सर, ठीक है। पहली चीज आपको दिखेगी कि कल्चरल डेवलपमेंट होगा, इंडियनाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूशंस बनने की शुरुआत हो जाएगी सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? अब इंडियनाइजेशन कैसे होगा? तो सिंथेसिस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स होगा। हिंदुस्तानी मुस्लिम्स का जो कल्चरल पार्ट है वो टर्किश मुस्लिम्स में, नॉन टर्किश मुस्लिम्स में जाएगा सर, ठीक है। मंगोल्स ने यहाँ पे जितनी भी कल्चरल प्लेसेस थी वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब दिल्ली के सुल्तान को लग रहा था कि वी शुड अप्रोप्रिएट दिस थिंग, है ना? हमको भी हमारी कल्चरल प्लेसेस बनानी पड़ेगी सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि फिर मॉस्क बिल्डिंग होने की शुरुआत होती है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग होने की शुरुआत होती है। सेंट्रल एशिया में ज्यादातर सूफियों को परसिक्यूट किया गया था मंगोलों के द्वारा, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द सूफीज, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द स्कॉलर्स, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द आर्टिजन्स फ्लॉक टू दिल्ली। एक ऐसी कंडीशन के रूप में ये लोग आए जहां पे धीरे 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 करके दिल्ली, बगदाद, कायरो और भविष्य के कॉन्स्टेंटिनोपल के इक्विवेलेंट होने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है ना? समझे? तो दिल्ली बिकेम अ सेंटर ऑफ आर्ट, दिल्ली बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर मल्टीपल पीपल केम एंड दे सेटल्ड, दे स्टार्टेड लिविंग, एंड फिर ये सब इंडियनाइज हो गए सर, है ना? तो यू विल फाइंड कि इनका जो इंडियनाइजेशन का पॉइंट है वो इस तरह से डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द मंगोल इन्वेजन। तो इसकी कल्चरल और सोशल इंपैक्ट भी आपको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दिखेगी, इसकी पॉलिटिकल इंपैक्ट भी दिखेगी। और फिर दिल्ली के राजा को ये हार्श रियलिटी समझ में आई कि मंगोलों को स्टॉप करना है, बट इंटरनली फिर यहाँ पे रिफॉर्म्स करके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, और एम्पायर बिल्डिंग करना है तो इंटरनली करना है।
खलजी के बाद जब तुगलक आए, दे रियलाइज दिस पॉइंट कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक एंड कैप्चरिंग द एरिया फ्रॉम द मंगोल्स। इवन मोहम्मद बिन तुगलक ट्राइड बट ही कुड नॉट परस्यू इट रिगरसली, है ना, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि इससे अच्छा तो यहाँ एम्पायर बिल्डिंग करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। और इस तरह से यू विल फाइंड कि मंगोल के आक्रमण के एक जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स थे, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स के रूप में इंडिया में दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेट हुआ, एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत हुई, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे सर, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे जब आर्किटेक्चर और कल्चर के ऊपर आ जाएंगे। पर मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपको मंगोल इन्वेजन की कहानी समझ में आई कि क्या हुआ सर, है ना? तो मंगोलों का प्रभाव भारत में दिल्ली साम्राज्य के विस्तरण के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था सर, है ना? सो द मंगोलोइड इन्वेजन्स वर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड द एम्पायर बिल्डिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्रिटिकली एनालिसिस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे सर, ठीक है? तो फिर आपको पॉलिसी लेवल लिखना है कि सुल्तान ने पहले मंगोलों को रोका, फिर ऑफेंसिव खेला, फिर अकल ठिकाने आई, बोला अब डिफेंस ऑफेंस तो ठीक है, बट अब यहाँ पे ही रहना है, बोले तो यहाँ रहना है, तो फिर यहाँ पे फिर फतेह करते हैं सर, ठीक है? यहाँ फतेह करने के चक्कर में देन दे स्टार्टेड एनेक्सिंग द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, और ये एनेक्सेशन की पॉलिसी शुरू किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ मंगोल इज क्लियर एंड अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ द मंगोल्स इज क्लियर सर, ठीक है, कि इसकी इंपैक्ट क्या रही है, और ये इंपैक्ट के रूप में फिर खिलजी तुगलक तक आते-आते कहानी बदल जाएगी। आखिर में एक चीज हम लोग जरूर से मेंशन करेंगे कि मंगोल्स को करीबन 101 साल 200 साल तक रोका गया, बट बाय द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी एंड द 15th सेंचुरी प्रिसाइसली, या 16th सेंचुरी की शुरुआत तक आते-आते द मंगोल्स वर सक्सेसफुल फाइनली एंड दे मेड इंडिया देयर होमलैंड आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल ऑफ 400 इयर्स, है ना, करीबन 1200 से लेके 1500 तक, या 1100 से लेके 1200 300 साल का इतिहास लिख सकते हैं कि लॉन्ग ड्रॉन बैटल्स ऑफ 300 इयर्स केम टू कंक्लूजन व्हेयर बाबर इन्वेजन फाइनली क्रिएटेड द बेंचमार्क फॉर द मंगोल रूल इन इंडिया सर, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि भले बाबर ना पूछा हो आपको, पर इनडायरेक्टली आप उसकी लिनियरिटी को स्ट्रीमलाइन कर रहे हो सर, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स आपके आंसर में आने चाहिए और इसी बेसिस के ऊपर से आप चीजों को लिखोगे सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो पिक्चर क्लियर हुआ मंगोलों के कारण क्या होता है। तो दिल्ली में आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट भी मंगोलों के कारण हुआ। दिल्ली के अंदर की हर एक चीज आप देखोगे, इवन आमिर खुसरो के अंदर का जो है ना ख्याल तभी डेवलप हुआ जब मंगोल उसको उठा के लेके गए सर, ठीक। तो यू विल फाइंड कि वो तो आमिर खुसरो एक्चुअली वाज नाम कोट होता था, मोहम्मद बलबन का लड़का था ना, द गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सर, ठीक है। तो फिर यू विल फाइंड कि उसको तो मंगोल किडनैप करके लेके गए, मैं बताया था आपको, फिर छुड़वाया जाता है सर उसको सर, ठीक है। तो देन खुसरो साहब के अंदर की वो होती है ना कि सर एक आध बार आपको फटका पड़ जाता है तो अंदर से वो आह निकल जाती है सर, ठीक। तो उसके बाद आमिर खुसरो स्टार्टेड राइटिंग, बोला लिखते हैं आप सब कुछ है ना। तो ही द वेरी फर्स्ट थिंग दैट ही रोट वाज एन यूलॉजी ऑफ प्रिंस मोहम्मद। मोहम्मद वाज द सन ऑफ बलबन, द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड पंजाब, एंड देन ही गॉट किल्ड एट द हैंड्स ऑफ द मंगोल्स, है ना, 1286 में। खैर, तो यू विल फाइंड कि ये पूरी कहानी आपको इसलिए, क्योंकि मंगोलों को सूफी वूफी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, दरवेश सूफी जो भी होंगे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो आते थे काटते थे, फिर ही बात करते थे सर, ठीक है। तो मंगोलों ने जितना इस्लाम को मारा है उतना किसी और ने नहीं मारा सर, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मंगोल्स वर काइंड ऑफ वेरी बारबेरिक इन नेचर, है ना, वो धर्म के साथ वो कुछ और ही गेम कर रहे थे। क्या चलिए सर, ठीक है ना, ओके। तो ये पूरी कहानी समझ में आई मंगोल की क्या स्टोरी है, और बेसिकली हाँ बगदाद जैसे सेंटर को उन्होंने प्लंडर करने की कोशिश किया है सर, ठीक है। सेंट्रल एशिया, समरकांड, बुखारा, बल्ख, ये सब एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी और कल्चरल प्लेसेस, तो उन सबको डिस्ट्रॉय करवा दिया इन्होंने सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें मंगोलों के द्वारा हुई है सर, ठीक है। तो इफ दे कंसीडर देमसेल्फ एज अ पायस मुस्लिम एंड द फॉलोअर्स, ट्रू फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, दे वुडंट हैव प्लंडर्ड एंड सैक्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कल्चरल प्लेसेस, है ना। सो ये तो कहानी आपको मिलेगी मंगोल्स के पर्सपेक्टिव से। खैर, तो आपको ये पूरी कहानी समझी सर मंगोल्स की क्या स्टोरी है, और किस तरह से मंगोल्स का प्रभाव दिल्ली के ऊपर पड़ा। तो इवेंचुअली मैंने आपको लास्ट पॉइंट के अंदर बताया कि मंगोल्स ने जिस तरह से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान को कैप्चर किया, दिल्ली के सुल्तान को आइसोलेट किया, दिल्ली के सुल्तान को कोई भारी मदद नहीं मिल पाई, तो सेल्फ रिलायंट बने, इन्होंने भारत को होमलैंड किया, भारत को जो होमलैंड के रूप में कन्वर्ट किया, तो उसके बाद इन्होंने इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग करने की शुरुआत की। ये एम्पायर बिल्डिंग का कहानी कौन शुरू करता है? अलाउद्दीन खिलजी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, दैट इज यू विल फाइंड द इंडियन एम्पायर बिल्डिंग बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड हाउ ही कॉन्कर्ड ओवर इंडियन स्टेट्स। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अब अलाउद्दीन खिलजी की पूरी जो कहानी है उसमें उसकी पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि क्या हुआ सर, ठीक है ना। अब आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दो पार्ट में इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग किया। पहला पार्ट उस पीरियड था जब मंगोलों का आक्रमण चालू था भारत में, और मंगोल मैंने आपको बताया 1296 से लेके 1307 तक भारत में आते रहे। 6 टाइम्स उनके इन्वेजन थे, उसमें 2 बार खिलजी को थोड़ा फटका पड़ा था, या 3 बार कह सकते हो, उसमें 2 बार थोड़ा हैवी था। उसमें फिर उसने वो जफर खान को भी उड़वा दिया, बोले मरे तो मरे सर, ठीक है ना, मेरा दुश्मन भी मरे और फिर मेरा जो कंटेंडर है वो भी मरे ना, तो उसके लिए तो फायदा ही था अल्टीमेटली सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। ये स्मार्टनेस होती है ना सर, ठीक है। तो यू नीड टू सी दिस कि खिलजी इनफैक्ट भारत में इंटरनल कंसोलिडेशन कर रहा है सर, ठीक है ना। वो इंटरनल कंसोलिडेशन इसी के बेसिस के ऊपर चला है, एयर इंडिया 2 से शी इज, दैट्स अ ग्रेट थिंग, है ना। ग्रेटिट्यूड इज ऑलवेज दैट वी लाइक नो एडमायर, एंड वी फील सो ग्रेटफुल कि स्टूडेंट्स एक्चुअली एक्नॉलेजेस अवर व्हाटएवर रोल, सिंपल रोल दैट वी हैव प्लेड, है ना। तो अच्छा लगता है सर, हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होती है कि विद्यार्थी कभी-कभी नाम ले लेता है अपना सर, ठीक है। क्योंकि आजकल ग्रेटिट्यूड की जगह एटीट्यूड बहुत हो गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैव अ वेरी डिफरेंट इडन, बट वी फील ग्रेटफुल सर, है ना। तो इवन इफ यू स्पीक अवर नेम और इफ यू डू नॉट स्पीक अवर नेम, बट वी विल डू अवर बेस्ट, है ना, हम हमारा कार्य करते रहेंगे आपके लिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। और विद्यार्थी नाम लेता है तो अच्छा लगता है, नहीं लेता है तो भी हम हमारा तो काम करेंगे ही सर, ठीक है ना। तो इट इज एक्चुअली गुड फीलिंग, है ना, कोई एक्नॉलेज कर रहा है आपके रोल को, क्योंकि विद्यार्थी को हमने नहीं बनाया सर, ठीक है, हमने तो दिशा दिखाई, आप समझिए सर, ठीक है। मैं आंसर लिखने नहीं आ रहा हूँ, ना ही मैं मुख्य परीक्षा लिख रहा हूँ, ना ही मैं 6 घंटा मेंस के एग्जाम सुबह शाम के पेपर आपके साथ बैठा हुआ हूँ सर, ठीक है ना। प्रीलिम्स मेंस आप अपने हिसाब से ही करो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंस्टीट्यूशन या टीचर के कारण ही विद्यार्थी विद्यार्थी पास होता है अपनी अपनी मेहनत से सर, ठीक है। बट ये उसको मेहनत करने का एक जो डायरेक्शन होता है, अप्रोच होता है, उसमें थोड़ा बहुत हम कार्य करते हैं सर, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हम कार्य करते हैं। आई गेस पूरी की पूरी जर्नी के अंदर शायद 1-2% के आसपास का रोल होगा, बाकी 98-99% तो आपको एकला चलो करना है सर, ठीक है, समझे आप लोग। तो एटलीस्ट आपको ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि भाई आप अपने दम से ही पास हो गए, है ना, समझे, है ना। काफी लोग कहते हैं कि मेरे कारण पास हो, मेरा कभी नहीं होता सर, ठीक है। कोई मेरे कारण नहीं होता है सर, ठीक है ना। विद्यार्थी अपने कारण पास होता है और अपने कारण ही फेल होता है सर, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि वो पास अपने दम के ऊपर होता है तो फेल भी अपने दम के ऊपर ही हो रहा है सर, ठीक है। अगर वो नापास हो रहा है, इफ नॉट मतलब, है ना, वो क्लियर नहीं कर पा रहा है एग्जाम, तो मतलब उसकी स्ट्रेटजी या उसकी जो अप्रोच है उसमें कहीं ना कहीं गलती है सर, ठीक है। क्योंकि हम अप्रोच दिखाने के लिए आ रहे हैं सर, है ना, वी आर गिविंग यू द अप्रोच, है ना, कि भाई देखो कैसे करो सर, ठीक है। अब देखिए खिलजी के बारे में देखिए सर, है ना, चलिए, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप अगले साल टॉप आइए सर, है ना, फर्स्ट रैंक के ऊपर आइए सर, ठीक है ना, एक स्टेप ऊपर चले जाइए सर, है ना। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता सर, यू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ, ओके। द प्रॉब्लम विद यू गाइस इज कि यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, ओके। आप अपने अंदर विश्वास नहीं रखते सर, ठीक है। आप समझिए कि मैं यूपीएससी में पढ़ाने आया ना, उसके पहले मैं भी ये भटकता रहता हूँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था।
आई नेवर यूज्ड टू मतलब हैव दिस बिलीफ इन माय सेल्फ। अब मेरे को कोई मतलब हम 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं भटकता था ये वो बोला। तो मेरे अंदर उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक करवा रहा हूँ सर, समझे कि नहीं समझे? तो यू नीड टू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? अब विवेकानंद को इनफैक्ट ना शिकागो में किसको पूछा, क्योंकि वो वहाँ डिस्कस कर रहे थे ना वर्ल्ड रिलीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट, तो उसमें थीज़म के ऊपर और एथिज़म के ऊपर चर्चा हो रही थी। अब वेस्टर्न या अब्राहमिक रिलीजन के कांसेप्ट के अंदर एथिज़म उसको कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते। और विवेकानंद कहते हैं कि आई डू नॉट सी एथिज़म इन दिस वे सर, है ना? एथिस्ट इज अ पर्सन हू डज नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जब आप खुद के अंदर बिलीव नहीं करते हो तब आप नास्तिक बन जाते हो सर, ठीक है? क्योंकि इंडियन फिलॉसफी इज वेरी डिफरेंट ना, हम तो मोनिज्म वाली फिलॉसफी, हमने शंकराचार्य के बारे में आपको पढ़ाया था ना सर, है ना? तो आत्मा और ब्रह्म का एनलाइटनमेंट की बात हो रही है। तो यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। काफी लोग कहते हैं खुद से प्यार करो, नहीं कहते कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, हाँ, आप रहो फेवरेट अपना सर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ओके? एक्चुअली नथिंग रॉन्ग इन दैट। इफ दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू डील विद द वर्ल्ड एंड टू डील विद द challenges that you are actually facing, you should do that, okay? आप जब अपने आप को अंडरमाइन करते हो ना बाबू, उस दिन सिस्टम खत्म हो जाती है, और आप अंडरमाइन करोगे अपने आप को तो पूरी दुनिया आपको अंडरमाइन करेगी, समझे आप लोग, ठीक है? द मोमेंट यू ट्राई टू अंडरमाइन योरसेल्फ, तो यू सी दैट द होल वर्ल्ड विल अंडरमाइन यू। आप जब अपने आप को इन्फीरियरिटी से देखते हो ना, आपके अंदर आती नहीं, मेरे अंदर बहुत आती थी सर, ये सब विचारों से हम आज परे हो गए हैं। आती थी सर, आती थी, मैं गलत नहीं कहूंगा सर, ठीक है? यार ये कॉन्वेंट वाला है, हम कॉन्वेंट में नहीं थे, है ना? ये सब हर एक चीज में कंपैरिजन आता है। बोला खड़ा करो इधर, हाँ ये फलानी डिग्री लेके आया है, हाँ मैं बोला इधर खड़े करो सर, खड़े करो सर, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, कंपेयर करवाना तो खड़ा कर दो बाजू में, ठीक है? देखते हैं, समझे कि नहीं, है ना? यू मुझे अब वो डर नहीं रहा है सर, ठीक है? आई डोंट हैव दैट। आई स्टिल रिमेंबर सर, ये स्कूल वूल के हमारा रियूनियन होता है, मैं जाता नहीं था, मैं बोला क्यों जाए सर, मुझ जैसे छुपाने के लिए, स्कूल में फेल हो रहे, कॉलेज में फेल हो रहे सर, है ना? जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं, यू हैव दिस फीलिंग ना, तो आई नेवर यूज्ड टू वेंचर आउट, है ना? अब ऐसा हो रहा है कि बिकॉज़ आई एम सो मच इन्वॉल्वड इनटू दिस थिंग्स, आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू दैट, समझे? तो नाउ पीपल आर कॉलिंग मी एज़ वेल, है ना? दूर-दराज से वो रिश्तेदार, नाउ पीपल आर कॉलिंग मी, यार इनको कुछ किसी को तैयारी करनी है, प्लीज़ यू गिव द गाइडेंस, समझे आप लोग, है ना? यू प्लीज़ गिव, मैं तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हूँ, पर वाया-वाया किसी को पता चलता है, किसी ने कुछ देखा होता है, बोला हाँ, ये तो कहाँ पहुँच गया, समझे आप लोग, ठीक है? सो नाउ पीपल आर कॉलिंग अस, मैंने बोला हाँ ठीक है ना, मैं तो अपना करियर, ये 5 साल पहले भी कर रहा था, ये 8 साल पहले जब शुरू किया तभी भी कर रहा था, बट मैंने एक चीज़ रखी थी, मैं अपने अंदर बिलीफ रखता हूँ सर, ठीक है? और आज भी रखता हूँ। चैलेंजेस आते हैं, टॉपिक इवन ठीक है, अब मैं अपनी स्लाइड्स वाइड्स कंपाइल कर रहा होता हूँ, तो मुझे वो फॉर्मेट करना, मतलब दिमाग में थीम पकड़नी होती है, तो कभी-कभी मुझे खुद को भी समझने में टाइम लग जाता है। मैं बोला अच्छा ये क्या कहना चाहते हैं ना, ओपिनियन है सर। तो मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, मैं थोड़ा चक्कर मारता हूँ, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, तुरंत ही क्लिक होता है कि क्या हुआ। अब जैसे मैं आपको खिलजी के बारे में बता रहा था, खिलजी का एक्चुअल एम्पायर बिल्डिंग जो है वो मंगोल सेंटर क्यों था, उसके पीछे की आप थीम समझ लीजिएगा सर। मंगोलों का आक्रमण भारत में 1296 से लेकर 1308 में हुआ, टोटल 6 इन्वेजन्स हुए। उसमें 1296 से लेकर 1299 तक आप पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तो 3 बार तो इसी पीरियड में हो गए, तब जफर अपना था सर, है ना? तो जफर का खौफ तो मैंने आपको बताया था कि क्या कंडीशन होती है सर, ठीक है? करीम ओपन। उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे 1303 ऑनवर्ड से कंटिन्यू फिर से मंगोल आए, 1307 तक या 1308 तक आप पकड़ने की कोशिश करी। अब इस पीरियड तक आते-आते अलाउद्दीन हैड एक्चुअली कंसोलिडेटेड हिज पोजीशंस, राइट और नॉट? एंड व्हाट डू वी सी ओवर हियर? मंगोलों के पहले 3 आक्रमण हुए, तब अलाउद्दीन अपने वाइल्ड एम्स में था। वी हैड डिस्कस ना? पहले 3 आक्रमण में द मंगोल्स वर एबल टू पेनिट्रेट अप टिल दिल्ली। उसके बाद आप कभी देखिएगा मंगोल्स कभी दिल्ली या सीरी तक आएंगे भी सही, अलाउद्दीन खदेड़-खदेड़ के मारेगा, और फिर तो गाजी मलिक जैसे लोगों को अपॉइंट किया था, बोले बैठो यहाँ पे सर, है ना? तो गाजी मलिक बैठे-बैठे इनफैक्ट जो काम कर रहा था, वो तो ऊपर जा रहा था सर, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि खिलजी का एम्पायर बिल्डिंग मंगोलों के आक्रमण जैसे-जैसे कंसीड या रिसीड होंगे, उसके बाद इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग शुरू कर रहा है वो। पहले 2 इन्वेजन्स ऐसे थे, या पहले 2 उसके भारत के ऊपर प्रभाव ऐसे रहे, जो मंगोल के समकालीन थे, और वो भी थर्ड इन्वेजन के बाद, क्योंकि थर्ड इन्वेजन के बाद ही वाज एबल टू कंसोलिडेट एंड ही स्टार्टेड रिफॉर्म्स। उसके बाद वो यहाँ पे देखोगे तो गुजरात और फिर रणथंभौर, चित्तौड़ वहाँ पे अटैक करेगा सर, ठीक है? तो उसने पहले नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट किया सर, पहले 5-6 साल में। वंस द मंगोल थ्रेट वाज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ, खिलजी डिसाइडेड टू गो टुवर्ड्स साउथ। तो आप देखिए कि उसके पूरी की पूरी जो एम्पायर बिल्डिंग की प्रक्रिया है, उसमें भी उसने नॉर्थ एंड साउथ में डिवीजन किया है बेस्ड ऑन द मंगोल कंडीशंस। रातों-रात ऐसा नहीं कि पहले दिन बोले मदुरै चला जाऊँगा मैं, रामेश्वरम जाके लूट-पाट करके आऊँगा, मलिक काफूर को भेजा था सर। उसमें भी ही वाज हेजिटेंट ऑफ गोइंग टुवर्ड्स साउथ, तो उसने अपने सेनापतियों को भेजा सर। अ गुड जनरल इज नॉट द वन हू फाइट्स पर्सनली सर। अ गुड जनरल इज वन हू एक्चुअली क्रिएट्स अ बैंड ऑफ आर्मी एंड ऑफिशियल्स हू फाइट्स ऑन हिज बिहाफ और क्रिएट अ काइंड ऑफ अ लॉयल्टी सिस्टम। तो होता ये है कि गाजी मलिक वाज वन ऑफ हिज जनरल्स, एंड द सेम वाज द केस विद मलिक काफूर, हू एक्चुअली प्रोवाइडेड हिम द एम्पायर बिल्डिंग एस्पेक्ट। तो साउथ में जा रहा है तो ये जाता है सर, काफूर जाता है सर, खिलजी थोड़ी गया था कुछ। वो तो पहले जब गवर्नर था तब देवगिर गया होता है, वो जलालुद्दीन को मारा था तब की बात है। उसके बाद तो आप देखिए वो कहाँ छोड़ रहा है, ही इज नॉट लिविंग सर, जरूरत पड़ी तो ही छोड़ेगा। तो ही वाज वेरी स्मार्ट गाय सर। तो उसने जो एम्पायर बिल्डिंग का ट्रेंड किया है, उसमें भी डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की है, पहली बात तो। इसमें भी मंगोलों का प्रभाव दिखेगा, और ये एम्पायर बिल्डिंग के थ्रू इकोनॉमिक रिसोर्सेज को प्लंडर करना, ये एम्पायर बिल्डिंग के थ्रू भारत की लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अपने हाथ में लेना, मार्केट सिस्टम को चैनलाइज करने के लिए ये सब चीजें की। और इसमें भी ये एम्पायर बिल्डिंग है, यहाँ के ही हिंदुस्तानी लोगों का उपयोग किया सेना के अंदर, जो ऑन बिहाफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फाइट कर रहे हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझे नहीं समझे? ये एम्पायर बिल्डिंग में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज भी लागू करेगा, जो मोहम्मद घोरी ने किया था, राजपूतों को राजपूतों के साथ लड़वाया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि राजपूताना स्टेट्स के साथ जब वो कॉन्कर कर रहा है, तो ही इज एक्चुअली इन फाइटिंग, ही इज मेकिंग श्योर दैट दे आर इन फाइटिंग। जब उसने काकटियास के ऊपर अटैक किया, तो उसने देवगिर के यादव डायनेस्टी का उपयोग किया, बोले चलो मेरे साथ हम काकटियास के ऊपर जाएंगे। तो यू विल फाइंड कि ही इज स्टिल टेकिंग द हेल्प ऑफ द सेम पॉलिसीज दैट वाज टेकन केयर बाय मोहम्मद घूर एंड गजनी एज वेल सर, ठीक है ना? समझे आप लोग, ठीक है? तो आपको पिक्चर समझ में आया, पहले थीम समझ में आ गई कि इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन में बहुत कमेंट्री मत देखिएगा, इस दिन यहाँ गया, इस दिन यहाँ गया, फिर यहाँ लूटा ना, वो किया ना, खाया पिया ना, मौज किया सर, है ना? वो ठीक है, पढ़ने के लिए बरानी के स्टेटमेंट्स आपको जेल में था, मैं वो दिए गए हैं बॉक्सेस में, मजा आती है सर।
आप ये मतलब पढ़ोगे ना सर, उसमें बीच में पैराग्राफ आता है या पीछे वो है ना साइटेशन दिया होगा 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर का नीचे पैराग्राफ में, और आप उसके साथ लिंकअप करोगे। अच्छा बोले हाँ बरानी राइट्स दैट खिलजी उस दिन गया था, फिर टिक्का मसाला बनवाया था बोले, और चापली कबाब भी था, साथ में नान थी सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। तो दैट इज नो दैट्स गुड है ना, समझने के लिए मजा आती है सर। फिर उसी में आप पढ़े रहोगे तो आप थीम नहीं समझ पाओगे ग्रेटर सर, गेटिंग अपॉइंट। समझे आप लोग? अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल एम्पायर बिल्डिंग में 2 राजाओं के ऊपर से प्रश्न आएगा, खिलजी और अकबर की पॉलिसीज दोनों में ऑलमोस्ट आपको सेम प्रकार की सिमिलरिटीज दिखेगी। अकबर ने भी नॉर्थ वेस्ट को सिक्योर करना था, अकबर को भी नॉर्थ इंडिया को सिक्योर करना था। अकबर ने भी देखा था कि भाई सेंट्रल एशिया से आक्रमण होने की शक्यता है, काबुल में अपना बेस बनाना है। खुद राजा के रूप में लाहौर में कैंटोनमेंट खड़ा कर रहा है सर, कैपिटल के रूप में सीकरी से निकल के लाहौर चला गया सर, क्यों गया था? कुछ तो कारण होगा ना सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो एम्पायर बिल्डिंग में दिल्ली सल्तनत और मीडियल इंडिया में 2 ही शासक आपको दिखेंगे, एक अकबर और एक खलजी। इन दोनों में आप देखोगे तो डिवाइड एंड रूल, डिवाइडेड एम्पायर का कांसेप्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, वही ये दिल्ली के सुल्तान भी कर रहे हैं और इवन मुगल्स भी करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो पिक्चर पहला समझ में आया कि एम्पायर बिल्डिंग क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अब ये एम्पायर बिल्डिंग में वो देख रहा है कि ऐसे एरिया को मैं जीतूं जहां से पैसा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर से तो मिल नहीं रहा है, बाहर से तो मिल नहीं रहा है, सेंट्रल एशिया का रूट तो खत्म हो गया है, वेस्ट एशिया का रूट तो खत्म हो गया है, मंगोलों का प्रभाव चालू है, 3 बार तो मंगोल आ चुके हैं, हर बार तो जफर खान आएगा नहीं सर। तो बोले कौन से एरिया को लूटूं जहां से मुझे पैसा मिले। तो उसने जब यादव के ऊपर आक्रमण किया था, देवगिरी के ऊपर रामचंद्र, तब लूट-फाट करके बहुत आया था, मतलब ही प्लंडर्ड सो मच ऑफ मनी। और वो जब यादव उसको लूट के आया था, तब उस टाइम पे उसको जानकारी मिली थी कि पूरे गुजरात में बहुत पैसा है। जानकारी थी उसके पास ऑलरेडी, क्योंकि गजनी, घोरी सबका इनफैक्ट प्रभाव गुजरात तक तो था ही सर। गजनी तो सोमनाथ तक आया था, घोरी माउंट आबू तक आया होता है सर, पैदरा, है ना? सो ही रियलाइज्ड दिस पॉइंट्स। और इसके लिए इसके पहले इन्वेजन्स में से एक जगह आपको गुजरात दिखेगी, नॉट सम अदर प्लेस। देखिए ही इज वेरी स्मार्ट। तो उसने जब मंगोलों के थ्रेट को रिसीड किया, तो 1299 ऑनवर्ड से गुजरात और ये सब रीजन्स को पहले टारगेट करेगा। द फंडामेंटल इशू वाज टू कैप्चर दिस रीजन एंड प्लंडर द वेल्थ आउट ऑफ इट, सो दैट द इकोनॉमी कैन बी रिवाइव्ड, द आर्म्ड फोर्सेस कैन बी रीजनरेटेड एंड क्रिएट अ स्ट्रांग डिफेंस लाइन्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। पिक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अकबर देखिएगा सबसे पहले गुजरात में आएगा, सबसे पहले वो गुजरात की तरफ आ रहा है, वो नॉर्थ वेस्ट बाद में जा रहा है, बोले अफगानिस्तान तो अभी थोड़ी जाएंगे पहले दिन में, वो भी गुजरात में आ रहा है। क्यों बे? हाँ, व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू सूरत, व्हाई द यूरोपियंस केम टू सूरत। गुजरात वाज ट्रेडिशनली अ स्टेट व्हिच वाज प्रॉस्परस व्हेन यू सी द बेंचमार्क्स ऑफ दैट कंटेम्परेरी पीरियड सर। हड़प्पा काल से गुजरात आपको वेल्दी दिखेगा, यहाँ से पोर्ट्स है और एक्सपोर्ट हो रहा है ना, मगध में और आज के क्या कहते हैं मेसोपोटामिया में सर, है। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके पीछे का कारण आप समझिए। तो आपको आता है ना द कंक्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, आजकल तो क्वेश्चन नहीं आ रहे ऐसे, बट वो तो क्या है, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कि एनालाइज द कंक्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विद रिस्पेक्ट टू द एम्पायर बिल्डिंग सर। एनालिसिस पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि बहुत बबल कमेंट्री बताइए, हाँ, हाउ द एम्पायर बिल्डिंग टुक प्लेस, इस दिन यहाँ पे अटैक किया, आप यही रट्टा मारते रहोगे अभी तक सर। अब यही रट्टा मारते रहोगे, नहीं वो गुजरात पे इस दिन अटैक किया, फिर इस दिन मंडू गया, एक दिन चित्तौड़ गया, अरे नहीं। एनालिसिस में आपको लिखना है कि भाई 2 पार्ट के अंदर एम्पायर बिल्डिंग होता है। पहला पार्ट में मंगोलों को स्टॉप करने के समय पे नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट किया, उसमें गुजरात जैसे वेल्दी एरियाज को लूटा। फिर उसके बाद साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया खुद नहीं गया क्योंकि फिर से मंगोलों का डर था, इसलिए मलिक कफूर को भेज रहा है मंगोलों को रोकने के लिए, एक और गवर्नर को भेजा, खुद दिल्ली में बैठा है। डर था कि अगर दिल्ली छोड़ के जाएगा कोई और वहां पे बैठ जाएगा सर, है ना। यहाँ तो तख्ती का कमाल है ना सर, आप जो तख्त के ऊपर बैठे हो वो तख्त तो है ना, सैलाब आएगा मदन चोपड़ा हो जाएगा बाबू सर, ठीक है ना। विकी मल्होत्रा आ जाएगा आपकी जगह लेके सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। चलिए, तो खिलजी की पॉलिसीज के अंदर जब हम लोग उसकी इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन देखते हैं, तो उसमें 2 बड़ा-बड़ा आपको पॉलिसीज दिखेगी। ये पॉलिसीज में सबसे पहले गुजरात की तरफ आना, उसके पीछे का कारण ये था कि गुजरात वाज अ वेरी वेल्दी एरिया, गुड कंडीशंस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, घोड़े आते थे, व्यापार होता था। सूरत अभी भी पोर्ट के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, भरूच अभी भी पोर्ट के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है सर। तो पता चलता है कि यार इसको तो कैसे भी करके इनका कैप्चर करेंगे। अब गुजरात में सोलंकी वंश था नहीं, गुजरात में अब आ गया था वाघेला वंश। वाघेला वंश के जो शासक थे, दे वर नॉट दैट मच पावरफुल हु कुड डिफीट द दिल्ली सुल्तान, क्योंकि ऐबक ने भी प्रयत्न किए थे एक बार आफ्टर बिकमिंग द गवर्नर, ऐबक ट्राइड हिज बेस्ट टू कैप्चर गुजरात बट ही कुड नॉट डू दैट, ओके। फिर उसके बाद इनका किसी का हिम्मत नहीं हुआ, दे वर बिजी इन अदर एरियाज इन द कंसोलिडेशन सर, बलबन और ये सब तो सर, ठीक है। बट खिलजी ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट डू दैट, ओके। या क्या कहते हैं, ऐबक ट्राइड हिज बेस्ट। एंड दिस इज यू विल फाइंड कि यहाँ पे खिलजी ने गुजरात के ऊपर आक्रमण किए से 2 फायदे हुए, पैसा मिलना शुरू हुआ, दूसरा यहाँ से उसको गुलाम मिल गया, और ऐसा गुलाम मिला जिसने खिलजी के एम्पायर बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नाम था मलिक कफूर सर। 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनार में, वो भी इनफैक्ट यहाँ का ही पैसा यहाँ के मर्चेंट्स को देके वो खरीद के लेके गया। गुजरात से लूटा हुआ पैसा ही गुजरात के कोई व्यापारी को दिया, बोले ये गुलाम दे दो मेरे को, है ना। तो उसका पैसा उसी को दिया गया, और फिर वहां से यू विल फाइंड कि ही वाज टेकन बैक, एंड वहां पे खिलजी ने उसको थोड़ा नवाजा, इसने भी अपनी स्किल्स से खिलजी को खुश किया सर, एंड देन यू विल फाइंड कि कहानी बदल गई, जज्बात बदल गया सर। एक साइड के ऊपर गुजरात को सिक्योर करना, दूसरी साइड के ऊपर खिलजी ने फिर राजस्थान की तरफ ध्यान रखने की कोशिश की। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि खिलजी राजस्थान के ऊपर जा रहा था, तो सबसे पहले वो चित्तौड़ के ऊपर नहीं गया था, याद रखिएगा। खिलजी सबसे पहले आप देखोगे तो ही इज गोइंग फॉर रणथंबोर, और रणथंबोर के ऊपर जाने का पीछे का कारण भी उसमें मंगोलों का ही एक रीजन था सर। ये क्यों था, उसके पीछे का कारण समझिए। रणथंबोर ट्रेडिशनली एक ऐसा प्रदेश रहा है जो राजपूतों का घर था आफ्टर अजमेर। अजमेर वाज एनेक्स्ड बाय द डायनेस्टीज बिलोंगिंग टू गजनी, और जो चौहान वंश की एक ब्रांच थी, वो सबके सब बेसिकली रणथंबोर में जाके स्थायी हो गए थे। एंड बिकॉज द चौहान्स एक्चुअली सेटल इन रणथंबोर, तो जितने भी दिल्ली के सुल्तान आएंगे उन सबको ये पुरानी बातें याद थी कि अभी भी चौहान वंश जिंदा है। समझ में आ रहा है आपको? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू विल फाइंड कि कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश और इवन जलालुद्दीन खिलजी ट्राइड टू कैप्चर रणथंबोर बाय हुक और बाय क्रुक। बोला इसको खत्म करो, दिस शुड नॉट सर्वाइव। पर रणथंबोर की जो फोर्टिफिकेशन जिस तरह से हुई थी, उसके कारण रणथंबोर वाज एबल टू सिक्योर इटसेल्फ फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ द दिल्ली सुल्तान, एंड दे समहाउ मैनेज्ड टू सर्वाइव इन बिटवीन दिस ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। बट व्हेन खिलजी केम टू पावर, उसके दिमाग में वो पुरानी बात तो थी, बोले अभी भी चौहान वंश है। दूसरा, उस टाइम पे उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो मंगोलों को खत्म करने का प्लान कर रहा है और मंगोलों को 3 बार डिफीट कर दिया है, उस टाइम पे उसको किसी ने जानकारी दी, ये सच्ची थी कि गलत थी, उसको लेके अलग-अलग ओपिनियन है। वहाँ के चौहान वंश के राजा थे हमीर देव, उनके ऊपर खिलजी ने ये आरोप लगाया कि आप मंगोलों को आश्रय दे रहे हो, यू आर एक्चुअली
गिविंग द पेट्रोनेज एंड रिफ्यूज टू द मंगोल्स, एंड इवेंचुअली आप ये पूरी की पूरी मंगोल्स को भारत में बुलवाने के लिए साजिश कर रहे हो, मुझे टॉपल करने के लिए सर। गेटिंग माय पॉइंट? So you will see that Alauddin Khilji had two objectives to capture Ranthambore. One, it was a pious duty for the Sultan of Delhi. pious duty क्यों? क्योंकि भाई रणथंभौर और अजमेर और चौहान तो बेसिकली उन्हीं का ही अंडर में आने चाहिए थे सर, और एक ऐसा फोर्ट्रेस जो दिल्ली सल्तनत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ द गजनीस, और इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? एंड यू विल फाइंड कि इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर अटैक किया। अब रणथंभौर के ऊपर अटैक करने का पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि इसमें फंडामेंटल रीजन दो थे। एक तो उसकी हिस्टोरिकल पास्ट जो उसकी दिमाग में था कि भाई ये तो हमारा ही है सर, और दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे मंगोलों का आक्रमण, और बोला गया कि भाई मंगोलों को इन्होंने आश्रय दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? ये दो बेसिस के ऊपर खिलजी ने पहले सेना भेजी अपनी। उसके बाद वो खुद भी छावनी लगा के प्लान करता है कि मैं वहां पे चला जाऊंगा। इनफैक्ट जब छावनी लगाई थी तभी भी अलाउद्दीन खिलजी को श्योरिटी नहीं थी, और मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि खिलजी के ऊपर अटैक हुआ था ना, अकाद खान ने अटैक किया था, उसको मारा था, खिलजी बेहोश हो गया था, और फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा हो गया, बोला अभी हम जिंदा है, बोला 6 गोली खा के भी जिंदा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यू विल फाइंड कि रणथंभौर वुड हैव बीन अ प्लेस जहां पे अलाउद्दीन खिलजी का एंड हो जाता, भारत में मंगोल आ जाते और भारतीय इतिहास बदल जाता पूरी तरह से, बट समहाउ इट कुड नॉट टुक प्लेस, एंड समहाउ वी विल सी दैट खिलजी वाज एबल टू सर्वाइव द अटैक ऑफ हिज नोबल। अब रणथंभौर को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था सर, यू विल फाइंड इट वाज वेरी टफ फॉर दिस। एंड जब खिलजी ने देखा है कि रणथंभौर को कैप्चर करना मुश्किल है, तो उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लोग हर एक प्रकार की पॉलिसीज को यूज करेंगे। अब उसने देखा है कि विद इन द राजपूत नोबिलिटी देयर इज सो मच ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन, तो जो चीज जयचंद ने की थी, या जो चीज आप देखोगे भविष्य के अंदर और भी लोग करेंगे, वही चीज यहाँ पे होगी सर। हमीर देव हु वाज द राजपूत किंग, द चौहान किंग ऑफ रणथंभौर एट टाइम, उन्हीं का ही मंत्री राणमल उनके साथ गद्दारी कर देगा, एंड ही एक्चुअली ओपन द फोर्ट, किले के दरवाजे खोले गए। राजपूतों का सबसे बड़ा एस्पेक्ट था वो था उनका गढ़, और वो गढ़ ऐसे बनाते थे कि उसको अभेद बनाया गया था। अभेद का मतलब है कि कोई भेद नहीं सकता सर, है ना, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट, है ना, विद व्हाटएवर वेपन्स यू हैव सर। तो वो चीज थी सर, बट जो चीज आप फोर्स के रूप में नहीं कर पाए, आपने ट्रेचरी के थ्रू कर दिया। खिलजी फोर्ट में घुसा, एंड देन सडनली यू विल फाइंड कि अफरा तफरी मच गई। तो 2 महीने के सीज के बाद खिलजी वाज एबल टू कैप्चर रणथंभौर बिकॉज़ ऑफ अदर रीजंस, एंड देन यू विल फाइंड कि राजा हमीर देव भी फिर फाइनली लड़ते-लड़ते मारे गए। उसमें 2 कहानी है, एक कहानी है कि लड़ते-लड़ते मारे गए, एक कहा गया कि उन्होंने जौहर कमिट किया था। जौहर मतलब जो मास क्रीमेशन हुआ था, उसमें वो भी कूद पड़े थे, बोले देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग सर, है ना। तो एक कविता लिखी गई थी हमीर महाकाव्य, लेटर पीरियड में लिखी गई, उसमें ये रणथंभौर के सीज के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। ये रणथंभौर के ऊपर सीज किया तभी उसको जानकारी मिली रानी पद्मावती की, और आपको भी पता है कि रानी पद्मावती की कहानी क्या है सर, ठीक है। तो रावल रतन सिंह ये भी इनफैक्ट शासक थे राजपूत वंश के ही, चित्तौड़ घराने से बिलोंग करते थे सर, है ना। एंड देन यू विल फाइंड कि इनकी सुंदरता को लेकर चर्चा हुई सर, एंड इनकी सुंदरता की चर्चा हुई तो किसी ने कहा कि भाई इनके ऊपर भी अटैक किया जाए, इनको लेके आया जाए सर। एंड फिर आपने मूवी देखा होगा कि व्हाट हैपेंड सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो गोरा और बादल की कहानी है सर, है ना, और किस तरह से इनफैक्ट है ना रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे उन्होंने एक रास्ता बताने की कोशिश की थी कि राजा को मत करिए सर, है ना। एंड इसमें भी ट्रेचरी का रोल आपको बहुत बड़ी एस्पेक्ट में दिखेगा, क्योंकि खिलजी डिड नॉट फॉलो द एथिकल वे ऑफ फाइटिंग सर, है ना। और इसमें फिर जौहर होता है एंड सिचुएशन गॉट चेंज सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि एवरीवेयर, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी है ना, किताब में पढ़ोगे तो या मूवी देख लोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि क्या मोटे-मोटे तौर के ऊपर ऐसे हुआ था सर। 100% तो करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं करेक्ट है उसके पीछे के 2 कारण। पहला कारण ये है कि ये जो पद्मावत लिखी जाती है ये बाडिक लिटरेचर का पार्ट है, इट वाज पार्ट ऑफ द बाडिक लिटरेचर। और मलिक मोहम्मद जैसी करके एक सूफी हुआ करते थे शेरशाह सूरी की कोर्ट में, वो यूपी से जैस करके घराना था, सूफी घराना था, वहां से बिलोंग करते थे। उन्होंने ये पद्मावत के अंदर रानी पद्मावती की कहानी लिखी थी कि भाई व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तो इसको लेके काफी लोग डिबेटेबल लिखते हैं, बट मेरा मानना है कि ये हुआ होगा, क्योंकि पहले बाडिक लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ओरल ट्रेडिशंस का, और हर एक चीज मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में या कलम के रूप में लिखी नहीं जाती थी, तो बोली जाती दोहे के रूप में, छंद के रूप में सर। आज भी आपको मिलेगा, ग्रामीण विस्तार में जाओगे तो आपको सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि दिस माइट हैव बीन टेकन प्लेस, है ना। कोई कहता है कि नहीं था, इसमें जेम्स टॉड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जेम्स टॉड ने वो राजपूताना हिस्ट्री के ऊपर पूरी किताब लिखी थी, मेवाड़ के ऊपर ही लिखी थी एक्चुअली, शुरू वहां से किया था, वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स मैंने आपको बताया था सर, है ना। एंड इसी के नाम से फिर अवार्ड भी देता है मेवाड़ घराना सर, ठीक है। बट यू विल फाइंड कि इसमें ये कहानी दिखेगी जहाँ पे वो रानी पद्मावती को जीतने के लिए चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है, एंड फाइनली वो चित्तौड़ के ऊपर भी सीज करते हुए ही वाज एबल टू विन ओवर चित्तौड़ सर। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर अगर आप समझिए कि वो देख रहा है कि उसने गुजरात, राजस्थान के ज़्यादातर प्रदेशों को कैप्चर किया, फिर आप समझोगे तो ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स सेंट्रल इंडिया सर, समझे आप लोग। राजस्थान के और भी स्टेट्स और सेंट्रल इंडिया की तरफ जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि रानी पद्मावत की कहानी मैंने आपको बताई कि क्या हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। चित्तौड़ के अंदर बेसिकली यू विल सी कि अलाउद्दीन अपने बेटे खिज़र खान को अपॉइंट करेगा सर, है ना, और खिज़र खान वहाँ पे रूल कर रहा है, और करीबन 1311 तक चित्तौड़ में फिर खिज़र खान का ही शासन रहेगा। फिर राजपूतों ने बगावत कर दी एंड चित्तौड़ फिर से घुमा देते हैं। 1311 में जब राजपूतों ने बगावत की और चित्तौड़ को घुमाया, उसके बाद आप समझोगे तो अकबर तक आते-आते ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एंड देन यू विल फाइंड दिस कंटिन्यूज अप टिल द पीरियड ऑफ जहांगीर, जो फाइनली मेवाड़ के साथ उसने कंसोलिडेशन करने की कोशिश की सर, है ना। तो ये कहानी के बेसिस के ऊपर आपको समझ में आ रहा है कि हाउ रेबेलियस द स्टेट वाज एंड दे डिड नॉट एक्सेप्टेड द सुज़ेरिटी ऑफ द दिल्ली सुल्तान ऑफ द मुगल्स, है ना। तो एक साइड के ऊपर वो राजस्थान गुजरात को कंसोलिडेट कर रहा है। इसी पीरियड में आप समझिए कि मालवा और सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स को भी उसने कैप्चर किया। इसमें आपको 2 स्टेट्स दिखेंगे, एक तो जालोर और दूसरे सेवना। ये जालोर और सेवना के ऊपर अटैक कर रहा है, इसमें भी उसने डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की। जब उसने सेवना के ऊपर अटैक किया तो उसने जालोर जो थे उनके राजा की उपयोग करने की कोशिश की सर, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। द सेम अप्लाई टू द सेंट्रल इंडिया ऑफ मालवा एंड मांडू एज़ वेल सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे यू विल फाइंड एरियाज जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी धीरे-धीरे जीत गया आफ्टर 1305 एंड 1306। क्यों? क्योंकि खिलजी को पता है कि पहले नॉर्थ इंडिया, गुजरात, राजस्थान और फिर सेंट्रल इंडिया। तो ट्रेंड समझ में आया आपको। अब सवाल ये था कि गुजरात के राजा भी राजपूत थे, राजस्थान के ज़्यादातर स्टेट्स वहाँ पे भी राजपूत थे, चंदेरी भी राजपूत राजाओं के अंडर में था, जालोर भी राजपूत राजाओं के अंदर था, सेवना ये भी सब राजपूत राजाओं के अंदर में था। तो घुमा फिरा के एक कहानी फिर से दोहराऊंगा कि राजपूत राजा क्यों हार गए। तो मैंने आपको पहले भी कहा था और आपको अभी भी कहता हूँ, वो चाहे गजनी हो, वो चाहे घोरी हो, वो चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या इवन आधुनिक भारत हो, हमारे हारने के पीछे का सबसे मुख्य कारण है हमारी आंतरिक कला। सबसे पहली पॉइंट तो आपको ये दिखेगी, और ये आंतरिक कला में गजनी घोरी से जो सीख लेनी चाहिए वो हम लोग नहीं ले पाए, यहाँ के राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के। अब तो 2 बड़े-बड़े आक्रमण हो चुके थे,
और दिल्ली के सुल्तान स्थायी हो चुके थे। तब तक तो राजपूत राजाओं को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए थी कि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखना पड़ेगा, पर ये नहीं कर पाए थे सर। तो फिर से आपको वही चीज़ दिखेगी, राजपूत हारने के पीछे के कारण क्या थे अगेंस्ट द खिलजी। तो आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का फ़ायदा उठाया। राजा फाइट कर रहे थे पर उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे सर। एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे क्योंकि इंटरनली ही फाइट कर रहे हैं सर। राजपूत राजाओं ने किले तो बहुत अच्छे बनाए, पर किलों की सप्लाई रूट नहीं बना पाए सर। तो एक फोर्ट बना तो दिया आपने, पर जैसे ही फोर्ट को सीज में लिया गया, आजू-बाजू के एरियाज़ को कंट्रोल कर दिया गया, तो खत्म हो गई कहानी सर। और ऐसी भी कंडीशन आती थी कि जब आक्रमण होता था, तो जो आवाम किले के बाहर रहती है, वो सब किले के अंदर चली जाएगी। द मासेस विल गो एंड फाइंड अ सिक्योर एरिया, जैसे अभी काबुल में हुआ, है ना? व्हेन द तालिब्स अटैक्ड ओवर काबुल, अफगानिस्तान, ह्यूज माइग्रेशन, उसको आईडीपी कहते हैं ना, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। तो आईडीपी होता है सर। ये तभी भी होता है, ये आज भी होता है सर, है ना? कि लोग एक जगह पे सिक्योर अपने आप को करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम ये हुआ कि फोर्ट्स तो बहुत ही सिक्योर थे। फोर्ट्स को तो तोड़ना बहुत ही मुश्किल था सर। द इश्यू वाज़ कि फोर्ट्स के आजू-बाजू की जो सप्लाई लाइन्स थी, वो टूट जाती है ना सर। फोर्ट को खाना-पीना चाहिए है, राशन-पानी चाहिए होता है सर, है ना? हथियार चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो बाहर से आती थी सर, वो सब खत्म हो गई ना सर। तो यू विल फाइंड कि एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई, जहाँ राजपूत राजाओं ने गढ़ बना दिए, पर गढ़ के साथ-साथ उसकी जो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो सिक्योर नहीं कर पा रहे थे। और जब खलजी ने रणथंभौर के ऊपर अटैक किया या चित्तौड़ के ऊपर 2-2 3-3 महीने तक सीज चलता है, उसमें इनका पेशेंस लेवल चेक करवा दिया था, ठीक है। आखिर में इनकी मेथड ऑफ वॉरफेयर भी इनको बहुत भारी पड़ जाती है सर, गेटिंग ओवर। तो खलजी इनफैक्ट किलों के ऊपर चढ़ने के लिए स्पेशल सीढ़ियाँ बना के लेके आया था, है ना? ही हैड मेड सर्टेन काइंड ऑफ दिस भवबसीस कहते हैं, काइंड ऑफ है ना सिस्टम, जिसके थ्रू स्कैफोल्डिंग के थ्रू चढ़ा जा सकता है सर, ठीक है। खलजी ने वेपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए थे। मैंने आपको बताया था कि व्हेन ही स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दिल्ली, तो उसने फिर वो हथियार बनाने के लिए सिस्टम चालू कर दी थी। कैटापुल्ट्स बनाए थे, वो बाहुबली में आपने देखा है ना सर, वो यहाँ से फेंकता है गोला। तो उस टाइम की कैटापुल्ट्स हुआ करते थे, गोला फेंकने के लिए आपकी मशीन सबको मिलेंगे ना, गन्स दिखेगी इस प्रकार की सर, ठीक है। राजपूत राजाओं के पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, अनाज पानी लिमिटेड था। उनको पता है कि सप्लाई लाइन नहीं मिलेगी तो खत्म हो जाएँगे, क्योंकि किले के अंदर तो कितनी खेती हो पाएगी? किले के अंदर आपका कितना व्यापार हो पाएगा? किले के अंदर इंटरनली तो लिमिटेशन है ना सर। मैं जहाँ रहता हूँ, आप मेरे आजू-बाजू को सीज कर दो, तो इवेंचुअली आई विल बी लाइक नो डिफीटेड इन द लॉन्गर रन सर। और दिल्ली के सुल्तान के पास रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, पंजाब से लेके पूरा उत्तर भारत उनके हाथ में आ रहा है। तो जिस तरह से इनके पास रिसोर्सेज़ थे, आर्मी हुआ करती थी, वो सब चीज़ें आप पकड़ने की कोशिश करोगे, राजपूत राजाओं को नहीं मिल पाया ना सर। एंड यू विल फाइंड कि सुल्तान के पास तो ग्रेनरी से लेके हर एक चीज़ हुआ करती थी सर। तो ऑल दिस कंडीशंस क्रिएटेड द बेस। When the Khalji's invasion took place on the Rajput kingdoms, they could not, we can say, consolidate, and they were defeated over a period of time. But one of the fundamental reasons was the lack of unity, and this can be seen right from the invasion of Ghazni, sir. समझे? समझ में आया कि नहीं आया सर? ठीक है। तो you need to see this one, है ना? आपको ये चीज़ देखनी चाहिए सर। अच्छा, ये पिक्चर देखा गुलाल? गुलाल बहुत बढ़िया पिक्चर है सर। उसमें एक मूवमेंट दिखाया है, पूरा तो नहीं है, बट गुलाल में के मेनन एक्चुअली आप देखोगे तो ही स्पीयर हेडिंग दिस मूवमेंट फॉर द राजपूताना इंडिपेंडेंस। अंडरग्राउंड मूवमेंट दिखाया है मूवी में, बोले राजपूत स्टेट्स को फिर से इंडिपेंडेंट करना चाहिए, है ना? आरंभ है पसंद है ना? चलिए सर, ठीक। तो उसमें वो स्टार्टिंग का सीन है, पता नहीं आपने देखा होगा। तो आरंभ जो स्टार्टिंग का सीन है, उसमें बहुत सारे राजाओं को दिखाया गया, मूवी में सीन है, मतलब इट्स नॉट करेक्ट, बट उसमें उस सीन के अंदर बताया है कि के मेनन इनफैक्ट एक मीटिंग को एड्रेस कर रहा होता है एज एन लीडर ऑफ द राजपूताना यूनियन, की हम फिर से इंडिपेंडेंट करेंगे, अलग से कंट्री बना देंगे। और वो मीटिंग को जब एड्रेस कर रहा होता है, तो उसमें एक राजा को ब्लेम करता है, बोले हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास यूनिटी नहीं है सर, है ना? और आप अपने संतान को विदेश में भेज रहे हो, पढ़ाई करवाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, यू शुड एक्चुअली, है ना? हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, फिर देन ही अब्यूजेस, है ना? खैर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली वो डायलॉग मुझे याद आया कि इवन इन द मॉडर्न टाइम्स, मतलब मूवी के अंदर दिखा है, इट इज़ नॉट करेक्ट, है ना? राजपूताना स्टेट्स कभी भी इंडिपेंडेंस के लिए मांग नहीं कर रहे थे, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन दिखेगा, उसमें लैक ऑफ यूनिटी दिखेगी सर, है ना? समझे आप लोग, ठीक है। और ये लैक ऑफ यूनिटी का पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंगली आपको वो मॉडर्न पीरियड के अंदर भी दर्शाने की कोशिश की है। तो अनुराग कश्यप आपको पता है कि वो थोड़े कंटेम्परेरी कुछ अलग ऑफ द ट्रैक बताने की कोशिश करते हैं। पर फिल्मों में ये प्रॉब्लम होता है कि लोग उसको रियलिटी में मान लेते हैं सर, है ना? अब जैसे वासेपुर आप देखिए, तो मेरा एक स्टूडेंट था धनबाद से सर, मैंने उसको पूछा, मैंने बोला ये वासेपुर, बोले सर क्या आप भी? मैंने बोला मजाक कर रहा हूँ सर, ठीक है। क्योंकि बेचारे की छवि खराब हो गई सर, है ना, धनबाद की। और सबको लगता है कि धनबाद में ऐसा होता होगा, अरे नहीं होता ना सर। अब कोई मिर्जापुर से बिलोंग करता है, तो ये बिकॉज़ ऑफ द सीरीज़ एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना, व्हाट इट विल लीड टू, हाँ, ठाई ठाई ठाई, मतलब कहीं भी किसी को मार दिया, वो एसपी को गाली बक रहा है, यू सॉ दैट ना सर, वो एसपी उसके वहाँ पे आता है, मतलब क्या है सर, ठीक है। इतना निम्न स्तर का ऐसा कभी रियलिटी होता है सर, ठीक है। बट हाउ अ कॉमन मैन परसीव्स इट, उसको लगता है कि यही रियलिटी होगी सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो हाँ, हाँ, ये सब चीज़ें आपको बहुत दिखेगी सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट। तो ये मूवीज़ कभी-कभी नेगेटिव में दर्शा देते हैं, तो उसको मूवीज़ के रूप में ही देखना चाहिए, फिर उसको नेक्स्ट उसकी इम्प्लिकेशंस नहीं देखनी चाहिए, वरना जगह बदनाम हो जाएगी या ऐसे। अब जैसे गुजराती को स्टीरियोटाइप कर दिया तारक मेहता ने सर, ठीक है ना? द सेम हैज़ अप्लाइड टू अस एज़ वेल सर, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? ये हैडो-हैडो बोले फाफड़ा ठेपला ना, बोले तो एक स्टूडेंट मेरे को पूछता है सर 2 साल पहले की, तो सर आप हर जगह पे ये फाफड़ा ठेपला ही खाते हो? मतलब तुमको क्या, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आई आल्सो ईट सैंडविच, ओके, बर्गर, मन किया सब खाते हैं सर। पराठा, दाल बाटी सब खा लेते हैं ना, दाल डोसा भी खा लेते हैं सर, है ना? ऐसा नहीं है कि फाफड़ा ठेपला से हमारा गुज़रान चलता है सर, ठीक है? तो मतलब वही है सर, है ना? स्टीरियोटाइप, ये एक्चुअली ये मूवीज़ और ये जितनी भी सीरीज़ है ना सर, ये स्टीरियोटाइप करते हैं। तो उसमें मूवी के अंदर ऐसा दिखाया है, मैं राजपूताना स्टेट्स की मैं बात कर रहा था, गुलाल में सर, है ना? कि राजपूताना स्टेट्स इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड कर रहे हैं, आज़ादी के बाद का भारत का इतिहास है, 90s के इतिहास में सर, ठीक। एंड फिर इसके बेसिस के ऊपर दर्शाने की कोशिश की गई। खैर, मूवी को मूवी के हिसाब से रखेंगे, ज़्यादा नहीं जाएँगे, वापिस आ जाते हैं, पर राजपूत हारे क्यों, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक। एंड आपको बेसिकली एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि भई किस तरह से राजपूत किंगडम्स की वीकनेसेस रिस्पॉन्सिबल थी, उनकी ज्योग्राफी रिस्पॉन्सिबल थी, सल्तनत की फोर्सेस की आर्मी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके पास सप्लाई लाइन्स और उनके फाइनेंशियल कंडीशंस भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल थी सर, ठीक है ना? तो दोनों पॉइंट्स देखेंगे, मोटे-मोटे तौर के ऊपर आप लिख सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें थी और इसके कारण राजपूत हार गए। अब नॉर्थ इंडिया को जब उसने कंसोलिडेट किया ना सर, किसने? अलाउद्दीन ने। फिर अलाउद्दीन डिसाइड करता है कि अब मैं साउथ जाऊँगा सर, है ना? समझे? तो वन्स नॉर्थ इंडिया गॉट कंसोलिडेटेड बाय 1306, बाय दैट टाइम द मंगोल थ्रेट हैड आल्सो रिसीडेड। मंगोल्स की तो अब उतनी औकात रही नहीं थी हेकड़ी, क्योंकि अब तो मंगोल्स आते थे तो ये लोग जलाते थे ना, 40-50 हज़ार मंगोल को पकड़ा, जलाया, उनको दिखाया, 2-4 को जिंदा भेजा, बोले जाओ वापस इन्फॉर्मेशन देना, बोले गाज़ी मलिक आया है यहाँ पे सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। तो अब वो डर का माहौल उल्टा हो गया था सर एट दैट टाइम। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि अब साउथ की तरफ जाने की आवश्यकता थी सर, है ना? और साउथ में पैसा भी बहुत था सर, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि बाय 1305 एंड 1306 व्हेन द नॉर्थ इंडिया गॉट कंसोलिडेटेड, दे डिसाइडेड टू फोकस ऑन साउथ।
अब साउथ में भी क्यों कहानी है सर, साउथ में क्यों जाते हैं ये लोग? तो खिलजी ने अपने साम्राज्य निर्माण की शुरुआत ही दक्कन से किया था, देवगिर से। और खिलजी जब कारा का गवर्नर था, मतलब आज के बिहार और यूपी वाले रीजन का, तब से लेके आपको पता चल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसने साउथ का वो है थोड़ा सिस्टम चख लिया था। बोले यहाँ तो लहू मुलगिया वाली कंडीशन है सर। दूसरा, जैसी नॉर्थ में सिचुएशन थी वही साउथ में हुआ करती थी। नॉर्थ में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, वैसे साउथ में नहीं है। सो द पांड्यास ऑफ मदुराई विल बी फाइटिंग विद द होयसाल्स ऑफ द द्वार समुद्रस, द काकटियास ऑफ वारंगल विल बी फाइटिंग विद द यादवास ऑफ द देवगिर्स, गेटिंग पॉइंट। सो दे डू नॉट हैव यूनिटी। दूसरा पॉइंट ये है कि दिल्ली के कोई भी सुल्तान ने दक्कन में इतना प्रभाव डाला नहीं था इसके पहले, बलबन के पास, ऐबक के पास, अल्तुतमिश के पास। तो कोई उतना वो था नहीं कि समय भी नहीं था कि दे कुड एक्चुअली कंट्रोल दिस रीजन, है ना। So all this situation created the base and favorable conditions for Alauddin Khilji, and he already had a reconnaissance survey done in 1296 when he plundered Devgir out of this. समझे आप लोग? साउथ में प्रॉस्पेरिटी ज्यादा था, उसके पीछे के दो कारण थे। क्योंकि साउथ इंडिया ट्रेडिशनली इंसुलेटेड रहा था फ्रॉम द घोरिड एंड द गजनवीड इन्वेजन, और जहां जहां इंसुलेशन मिलता है फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। दूसरा, व्यापार यहाँ पे चालू था सब तरह से, गेटिंग अपॉइंट। तो एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई थी जिसके बेसिस के ऊपर से वी विल सी दैट यहाँ जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है उसमें साउथ थोड़ा आगे चला गया था, एंड दिस इज हाउ खिलजी डिसाइड करता है कि मैं साउथ में जाऊंगा। अब उसको ये भी पता है कि साउथ की कंडीशन क्या है, क्योंकि उसने यादवों को अपने अंडर में ले लिया था आफ्टर 1296। आप किताब में देखेंगे कि 1296 में रामचंद्र वाज एक्चुअली मेड अ वसाल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। वसाल का मतलब है उनके सामंत बन गए थे, जिंदा रखा गया था, मेरे अंडर में रहना है। तो उसको ये चीज पता थी कि साउथ में डायरेक्ट एनेक्सेशन नहीं कर पाएंगे, ही वोंट बी एबल टू एनेक्स डायरेक्टली, जो नॉर्थ में करने की कोशिश की थी उसने। बट उसको ये भी पता है कि साउथ में एनेक्सेशन नहीं कर पाएंगे, पर इनको वसाल के रूप में रखेंगे, इनसे पैसे रिसोर्सेज लेके आएंगे, और यहाँ के जो रिसोर्सेज है वो मुझे हेल्प करेंगे इन दी एम्पायर बिल्डिंग एंड कंसोलिडेशन एंड द डिफीटिंग ऑफ द मंगोल्स, अगर भविष्य में आए भी सही तो। ये अल्टीमेटली आर्किटेक्चर पैसा वैसा कैसे है, अलाई मीनार बनाने के लिए हाउ डिड यू गेट द मनी टू मेक दिस अलाई मीनार है, कुतुब मीनार से 4 टाइम्स बड़ा बना रहा था, तो मर गया था, ठीक है, मलिक काफूर ने मार दिया, वरना तो कुतुब मीनार का भी वो बड़ा भाई बन जाता सर, ठीक है। हाँ, ये ही वाज मेकिंग 4 टाइम्स बिगर मीनार देन कुतुब मीनार सर। हाँ, यस यस, आई एम नॉट जोकिंग सर। आप कुतुब मीनार में चले जाओ, कुतुब मीनार के पीछे के पार्ट में छोटी सी आपको मीनार दिखेगी, बोले ये आधा क्यों बनाया सर, ना मतलब यूं ऐसे ही बना फिर अटक गया। बोले आधा क्यों बनाया, क्योंकि वो फिर सुल्तान बना था, सुल्तान को मार दिया गया। अब मलिक काफूर कुड नॉट कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, है ना, समझे आप लोग, समझे आप लोग, ठीक है। तो अब आप देखिए सर, 4 टाइम्स बड़ा बनाने का प्लान था उसका, उसके लिए उसका बेस बहुत बहुत ही ब्रॉड बेस है। आप देखोगे ना उसका जो फाउंडेशन है, बेस है उसका बहुत ब्रॉड है, क्योंकि टेपर शेप में होती है ना मीनार, तो मीनार का शेप थोड़ा ब्रॉड होगा नीचे से, फिर ऊपर जाके टेपरिंग हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस होता है, फिर आप अच्छी तरह से उसको सिस्टमैटिक वे के अंदर बना पाओगे सर, क्लियर होगा। तो खिलजी साउथ की कंडीशंस को समझ पाया था, जिसके लिए उसने साउथ को अटैक किया सर। ये साउथ के चक्कर में गुजरात तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कंडीशन है, गुजरात में क्या स्टोरी रहती है सर, है ना। करण राय को हरा देता है वाघेला डायनेस्टी में, फिर राजा देवगिर के ऊपर अटैक किया, रामचंद्र के ऊपर। रामचंद्र एक्चुअली उसके सामंत बन जाते हैं। अब रामचंद्र करीबन 10 एक साल तक सामंत के रूप में काम करेंगे, और रेगुलरली उनको ट्रिब्यूट देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। धीरे 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 रामचंद्र को ऐसा लगा कि अपन फिर से नए राजा है, अपन अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे सर, ठीक है। फिर खिलजी कहता है कि ये तो गलत हो गया सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो खिलजी ने फिर मलिक काफूर को भेजा कि भाई काहे चल गए राजा आपको सर। काफूर ने फिर से रामचंद्र को हराया सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। काफूर ने फिर से रामचंद्र को हराया, एंड इस बार रामचंद्र को कोई पेपर के ऊपर साइन करवाया गया। बोले आज के बाद बगावत नहीं करोगे, पैसा रेगुलरली दोगे, और हम कहेंगे वहां पे आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। राजा रामचंद्र फिर से जब खिलजी के दूसरी बार सामंत बने, उसके बाद इन्हीं की ही मदद से काकटियास को जीता गया सर। वही काकटियास जो एक टाइम के ऊपर बहुत माइटी थे सर। यू माइट बी अवेयर अबाउट मार्को पोलो, जब इस पीरियड में आया होता है काकटियास के समय। बाय द वे ये सब डायनेस्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो जितने भी नए स्टूडेंट्स अभी गोलू बच्चे आए हैं उनको आगे की क्लासेस देखने पड़ेंगे सर, ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस वन, गेटिंग अबाउट, है ना। उसके बाद खिलजी होयसाल डायनेस्टी के ऊपर गया। होयसाल का मतलब ये है कि मलिक काफूर को ही भेजा गया। होयसाल यहाँ द्वार समुद्र में रूल करते थे। ये भी एक से एक अगर आप समझने की कोशिश करोगे मंदिर बनाते थे, और इनको भी मंदिरों को प्लंडर किया गया सर, है ना, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि तो प्लंडरिंग टुक प्लेस, है ना। इस पीरियड में भी होयसाल डायनेस्टी को अनेक्स करने की जगह ये भाई साहब मलिक काफूर उनको अपना वसाल बनाते हैं, कहते हैं कि चलो आप मेरे साथ, गेटिंग अबाउट। तो ऑल दिस थिंग शोज कि डिवाइड एंड रूल, यादव डायनेस्टी को मदद लेके काकटियास को कंट्रोल किया गया। अब होयसाल की मदद लेके पंड्यास के ऊपर अटैक करने का प्लान करेंगे सर, गेटिंग अबाउट। इनफैक्ट पंड्यास के अंदर की जो इंटरनल ब्रांचेस थी उसमें लड़ाई करवाता है, तो देयर वर 2 पंड्या ब्रदर्स। तो मलिक काफूर वहां जब साउथ में गया ना सेना लेके मदुरई में, मदुरई वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पे मंदिर मंदिर बहुत बनते थे सर, पैसा बहुत था साउथ के टेंपल्स के पास, क्योंकि साउथ इंडिया के टेंपल्स तो हमने पढ़े हुए हैं, दे वर इंस्टीट्यूशंस, हैं, दे वर एंड आई कैन से स्टेट विद इन इटसेल्फ। दक्षिण के राज्य के जो मंदिर थे वो तो एक अपने राज्य के हिसाब से थे सर, दे वर स्टेट इन इटसेल्फ, दे हैड ह्यूज कंट्रोल एंड देयर ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द मासेस एंड द पॉपुलेशन एंड द टेरिटरी दैट दे हैड अंडर देयर कंट्रोल वाज ह्यूज सर, है ना। और मदुरई तो उस टाइम पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेस बन गया था तांजोर के बाद। तांजोर के बाद मदुरई, क्योंकि पंड्यास ट्रेडिशनली मदुरई में बैठे हुए थे राइट फ्रॉम द संगम पीरियड। आज की तारीख में भी आप मदुरई चले जाओ, मीनाक्षी मंदिर का प्लेटिंग देखोगे, गोल्ड गोल्ड का बोला गया कि भाई साहब गजब बनाया है सर, ठीक है। सो इफ यू गो टू मदुरई इवन सर, ये वही मदुरई जहां पे इसने खिलजी ने अटैक करवाया सर, मलिक काफूर में सर। तो यू विल फाइंड कि ह्यूज प्लंडरिंग टुक प्लेस, और ये प्लंडरिंग में भी पंड्यास की इंटरनल फॉल्ट लाइंस का इन्होंने उपयोग किया, क्योंकि साउथ में अब पिक्चर क्लियर हो गया है कि भई अब मंगोलों का प्रभाव आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ अपने गवर्नर है, मंगोल को रोक दिया गया है। नॉर्थ इंडिया कैप्चर है, बट नॉर्थ इंडिया के एनेक्स करने की ज्यादा कोशिश की गई, यहाँ एनेक्सेशन कम किया इसने। क्यों कम किया? क्योंकि उसको पता है कि डाउन साउथ में एनेक्स करने की कोशिश करूंगा बगावत हो जाएगी, मेरे रिसोर्सेज ड्रेन हो जाएंगे। अल्टीमेटली चाहिए क्या आपको? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैप्चर करके इकोनॉमिक पावर के रूप में आप अपने आप को उपयोग करो सर, सही की गलत। एंड दिस इज हाउ मलिक काफूर आफ्टर द मदुरई कैंपेन बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान, वी कैन से इन अ डिफेक्टिव वे। जिस तरह से मलिक काफूर ने साउथ का कैंपेन एग्जीक्यूट किया था, ये साउथ के कैंपेन 5 एक साल लगे थे, 1306 से शुरू किया, 1311 तक आते ये खत्म हुआ, मंगोलों का थ्रेट खत्म हो गया है, नॉर्थ इंडिया एनेक्सेशन में आ गया है ऑलमोस्ट, तो बोले अब कहानी खत्म है। काफूर इतना इंपॉर्टेंट स्लेव के रूप में उभर के आया, जिसने इनफैक्ट अब कंट्रोल करने की शुरुआत की, आप देखोगे सुल्तान को। गेटिंग पॉइंट। अब सवाल ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्कन में क्यों सक्सेसफुल रह पाया?
व्हाई अलाउद्दीन खिलजी बिकेम सक्सेसफुल इन डेक्कन, क्योंकि डेक्कन में दो ही राजा सक्सेसफुल आपको दिखेंगे, एक औरंगजेब दिखेगा और एक खिलजी दिखेगा। पर द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब एंड द डेक्कन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी डिफरेंट सर। सुनिए मेरी बात। द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब बिकेम द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसको सर जाजमान सरकार लिखते हैं इन दी डेक्कन अल्सर। बट खिलजी वाज वेरी स्मार्ट। खिलजी सेड कि आई विल नॉट लीव दिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल एज औरंगजेब शिफ्टेड टू दौलताबाद, दौलताबाद या देवगिरी एक ही है। खिलजी said कि I want to control Deccan and South India, but not at the cost of Delhi, and I'll make sure that I'll not annex these regions because annexation will lead to so much of strain and the we can say the resources will be drained out. And hence, Khilji played a middle path, just like Samudragupta, just like Ashok, or we can say in the case of Chandragupta Maurya as well. समुद्रगुप्त ने ये किया था सर, है ना, जब उसने साउथ के ऊपर अटैक किया ना, तो उसने दक्षिण के 11 राज्य थे नॉर्थ इंडिया के आर्यवर्त के 9 राज्यों को जीत लिया। सो ही वन ओवर 9 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। समुद्रगुप्त की बात कर रहा हूँ, हरी सिंह लिखता है अपनी वो इलाहाबाद की डिस्क्रिप्शन में प्राइड प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त दखन में गया तो दखन में डिसाइड किया कि आई विल नॉट अनेक्स दिस एरियाज, देयर इज नो पॉइंट फॉर अनेक्सेशन। जाना है, सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना है, पैसा चाहिए, ट्रिब्यूट चाहिए, है ना। बोले क्या चाहिए? बोले थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो, चले जाएंगे। हाँ, बोले साउथ के राजा निकाल ले लो। बोले और? बोले कुछ नहीं, हमारे अंडर में रहोगे, साउथ के राजा कहते हैं हाँ रहेंगे। और कहाँ सुल्तान हरोज देखने आने वाला है? बोले साउथ में क्या हो रहा है? ठीक है, बोलने के लिए क्या जाता है, जा रहे हैं ना वापस, परमानेंटली रहेंगे तो दिक्कत होगी ना सर। ठीक है, तो यू नीड टू सी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि खिलजी वाज वेरी रियलिस्टिक इन हिज कैंपेन्स इन साउथ इंडिया। एंड इसके कारण उसकी जो औरंगजेब के साथ कंपैरिजन, क्योंकि आजकल कंपैरेटिव क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं ना, थ्योरी ऑफ किंगशिप पूछा था अभी मैंने आपको दिखाया पिछले क्लास में, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक के बीच में इनकी राजाशाही के सिद्धांत कैसे अलग करते हैं। अब मेरे ऐसा बंदा अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा एग्जाम में तो कंपैरेटिव पूछेगा कि औरंगजेब की दखन पॉलिसी और खिलजी की दखन पॉलिसी में फर्क क्या था, उसको कैसे एनालिसिस करते हो सर। ठीक है, तो दोनों का मैक्रो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि औरंगजेब 4 स्टेजेस में दखन में जाता है, गेटिंग पॉइंट है ना। तब जो औरंगजेब में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि औरंगजेब बहुत रिजिड था दखन को लेके, वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, वहां वो मार खा गया सर। मतलब खिलजी एक ही बार दखन में गया 1296 में गया, निपटा के वापस आया। अलाउद्दीन खिलजी को दखन ने शहंशाह हिंदुस्तान बनाया या राजा बनाया या सुल्तान बनाया, पर औरंगजेब को दखन ने इवेंचुअली पतन के पीछे जिम्मेदार ठहराया सर। समझे कि नहीं समझे? तो आप देखिए कि हाउ यू ट्रीट दखन विल इवेंचुअली मेक यू और ब्रेक यू सर। आप दखन को कैसे ट्रीट कर रहे हो वो आपको डुबाएगा या वो आपको बनाएगा सर। तो जाजमत सरकार लिखते हैं कि भाई ये तो दखन अल्सर था उसके लिए, वो हालत खराब कर दी थी, 4 फेज में उसने 30 साल इसमें निकाल दिए, देन फाइनली ये पूरा है ना, क्या कहते हैं, लंका लूट गई सर, ऐसी हालत हो जाती है उसकी, जल गया पूरा। समझे? खिलजी वाज नॉट दैट। खिलजी वाज रियलिस्टिक। खिलजी न्यू दैट कि अभी तो दिल्ली भी कंसोलिडेट उतना नहीं हुआ है, बंगाल बाकी है, यूपी बिहार अवध वाला रीजन में बगावतें हो रही है, मंगोल टाइम बीइंग कंट्रोल में आए हैं, हो सकता है फिर से आ जाएंगे सर। समझे आप लोग? ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्चुअली इनफैक्ट है ना वेस्टिंग योर रिसोर्सेज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द रीजन। हो सके उतना ड्रेन करवाओ, एक्सेस मत करना, हो सके उतना ड्रेन करवाओ। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ ड्रेन वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस और दी वी कैन से द मेजर आउटकम्स ऑफ द डेक्कन कैंपेन। अब सवाल ये था कि खिलजी साउथ में क्यों सक्सेसफुल हो पाया, तो वही घुमा फिरा की कहानी जो नॉर्थ में थी, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, पनीर पसंदा बनाना हो पनीर मक्खन वाला, वही स्टोरी आपको मिलेगी सर। ठीक है, यादव की मदद लेके काकटिया को हराया, होयसाल की मदद लेके पंड्या को हराया। देखिए, यादव की मदद लेके काकटिया को हरा रहा है सर। ठीक है, और होयसाल की मदद लेके पंड्या को हरा रहा है। पंड्या में भी इंटरनल दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें वो है ना आग में घी डालने का काम कर रहा है। स्मार्ट, मैं दिल्ली से इतनी बड़ी सेना लेके आऊँ है ना, इतना थक जाते हैं सर, है ना, इससे अच्छा मिर्च मसाला करो सर। गेटिंग माय पॉइंट। सो जब दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी की सेना पहुंची, मलिक काफूर पहुंचता है, दक्षिण के राजा अंदर अंदर लड़ाई कर रहे थे। बोले देखा ये तो बढ़िया लड़ाई कर रहे हैं, तो बोले हम क्यों करना है, बोले हम कुछ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर जहां घी डालना होगा वहां डाल देंगे सर। समझे नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट। तो ये भारत की अंदरूनी कलह भारत को डुबाएगी सर, ये ट्रेडिशनल रहा है ये आइडिया, आपको इस तरह से आपको दिखेगा सर। और बिकॉज ट्रेडिशनल डिसयूनिटी दक्षिण के अंदर भी इसी प्रकार की थी, दिस क्रिएटेड द बेस फॉर द खिलजीज आर्मी टू एंटर साउथ। उसके पास सेना तो बहुत बढ़िया थी सर, घोड़े बहुत बढ़िया हुआ करते थे, पैसे बहुत बढ़िया थे, और जिस स्पीड से ये लोग आते थे, क्योंकि अरबी नस्ल के घोड़े लेके चलते थे, सेंट्रल एशियन घोड़े लेके चलते थे सर, है ना, इनके पास लोकल खच्चर थोड़ी थे। खिलजी ने तो ग्रेडिंग करवाया था मार्केट के अंदर, याद आया घोड़ों का, बोले सबसे अव्वल नस्ल के घोड़े मेरे पास होने चाहिए, बेस्ट क्वालिटी हॉर्सेस, डायरेक्ट आर्मी में लेके ब्रांडिंग करवाओ। अलाउद्दीन खिलजी के तबेले से बिलोंग करता है घोड़ा सर। फिर देखिए, तो साउथ के राजाओं को जब पता चलता था ना, बोले सुल्तान की सेना आ रही है, तो अभी तो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे ना, उसके पहले सुल्तान की सेना नॉक नॉक करते हुए आ जाएगी। बोले क्या भाई, तो बोले इतना जल्दी, बोले सर्जिकल स्ट्राइक है ना ये तो सर। ठीक है, सो दे डिड नॉट गॉट द टाइम टू यूनाइट। इनफैक्ट जब पता चला साउथ में हुआ था ये पंड्यास, तो जब यूनिटी का विचार आया, तो तब तक तो यूनाइटेड फ्रंट नहीं दे पाए सर। ये दिल्ली से देवगिर जिस तरह से स्विफ्टली मूव करते थे, काफी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि इवन बतूता लिखता है कि 40-40 दिन लग जाते हैं फॉर अ नॉर्मल ट्रैवलर टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिर। इवन बतूता इसके बाद आया, 1330 में आया, 32 में आया था सर भारत में, फिर करीबन 1342 तक रहेगा। तो काफी जगह घुमाए हम लोग, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बट उसके सामने जब इनकी सेना आती थी तो 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में पहुंच जाती थी सर, गेटिंग। तो यू विल फाइंड कि इनके हारने के पीछे के कारण उसमें सेना की खुद की भी पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको यहाँ दिखेगी सर, गेटिंग। ये मराठास की ओरिजिन पॉइंट था आपको यहाँ से, क्योंकि मराठी भक्ति मूवमेंट और मराठी सरदारों का उदय हो रहा था, पर उतने प्रोमिनेंट नहीं थे ये लोग सर। ठीक है, गेटिंग। दूसरे पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए कि नॉर्थ की सेना के पास रिलीजियस जील था। खिलजी ने सेना को कहा था कि हम जिहाद करने जा रहे हैं, हम गाजी बन के जा रहे हैं सर। ठीक है, साउथ की आर्मी उतनी कमजोर थी सर। मार्को पोलो काकटियास की सेना के बारे में लिखता है, बहुत बहुत ही दुबले पतले थे। बोले क्यों? बोले खाते नहीं थे। बोले क्यों? बोले भात खा खा के पड़े रहते थे सर, गेटिंग पॉइंट। वो लड़ने के लिए तलवार भी ढंग की नहीं थी, ना ही उनके पास बख्तर था वैसा, गेटिंग। तो यू विल फाइंड कि मार्को पोलो एक शब्द यूज करता है अपनी किताब में, बोले द साउदर्न आर्मी वाज वन ऑफ द मोस्ट रिच आर्मी। वो पंड्या से, वो 2 जगह पे गया था, काकटियास और पंड्या दोनों। तो बता रहा है कि भाई ऐसी कंडीशन थी जहां साउथ की सेना के पास सेना उतनी मजबूत नहीं थी, ना ही उसके पास फाइटिंग स्पिरिट थी, ना ही उसके पास वो टेक्निक थी सर। और नॉर्थ वाले तो यार बहुत जीत जीत के आए थे, इतनी बड़ी सेना, स्टैंडिंग आर्मी, किसी की हिम्मत नहीं थी ना सर।
तो खलजी ने एक ये ध्यान रखा है कि साउथ को उसने जब जीता तो उसको एनेक्स नहीं किया, क्योंकि उसको मेन टारगेट ये था यहाँ से पैसा लेके एम्पायर बिल्डिंग करके सुजरिटी को एस्टेब्लिश करके अपनी स्टेबिलिटी को क्रिएट करी। तो हाथी, घोड़ा, मोती, जवेरा, टेम्पल्स, वो सब उसने कार्य में रखा है सर, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर से यू फाइंड कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण में सक्सेसफुल रहा। साउथ के जो राजा थे वो अलाउद्दीन खिलजी को जख मार के स्वीकारना पड़ा उनको। उनको ये समझ में आ गया कि वी कैन नॉट निग्लेक्ट द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नाउ, एंड दिस इज हाउ द दिल्ली सल्तनत व्हिच वाज स्टार्टेड इन दिल्ली रीच अप टिल रामेश्वरम सर, ना वहाँ पे मलिक काफूर पहुंचता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ओवरऑल अलाउद्दीन खिलजी की जब कंट्रीब्यूशन बोली जाएगी तो आपको 4-5 चीजें दिखेगी सर। पहली चीज तो पहला मुस्लिम एम्परर के रूप में उसने क्रीसेंट को डोमिनेट करवाया फ्रॉम हिमालयस टू इंडियन ओशन। क्रीसेंट का मतलब है एक पूरी सिस्टम बनाई नॉर्थ से लेकर साउथ का एस्टैब्लिशमेंट। अलाउद्दीन खिलजी ने फाउंडेशन रखा था, या बलबन ने फाउंडेशन रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसके ऊपर बिल्डिंग बनवाया, लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, अपनी टायरेंट रूथलेस पॉलिसीज के थ्रू सबको सबऑर्डिनेट बना दिया सर, खुद लीड करता था और एब्सोल्यूट स्टेट सिस्टम की शुरुआत की सर। उलेमास को कहा कि आप चुप हो जाइए, किंगशिप नोज नो किंगशिप इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। स्टैंडिंग आर्मी बनवाने के साथ साथ जिस तरह से उसने नेटिव रूलर्स को डिस्ट्रॉय किया था और कमांड सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था, जो कोई भी राजा दिल्ली के सुल्तान से इसके पहले नहीं कर पाया था। मंगोलों से भारत को बचाया, अपनी कम्युनल पॉलिसीज और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन को अपना गुलाम बनवाया, सेंट्रलाइजेशन किया, रिप्रेशन किया। इवेंचुअली इन सब के बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि एक ऐसे सिस्टम क्रिएट की जहाँ से रेबेलियंस को रोकने की कोशिश की गई। दिल्ली बिकेम अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, दिल्ली बिकेम अ सेंटर ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट एज वेल, क्योंकि सब लोग दिल्ली में फ्लॉक करने शुरुआत करते हैं और कायरो, कॉन्स्टेंटिनोपल आदि इत्यादि जगहों से भी लोग दिल्ली में माइग्रेट होने की शुरुआत करेंगे। सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट वो था कि निम्न तबके के लोग जो हिंदुस्तानी मुसलमान के रूप में थे या नॉन टर्किश नोबिलिटी से थे, उनको पावर के ऊपर लाया। सिमिलर द केस ऑफ गाजी मलिक, द केस ऑफ मलिक कफूर एंड मल्टीपल अदर ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड टू द हायर पोजीशंस। In fact, the low origin persons when they were appointed to power, they became the reason for the destruction of the खिलजी empire, क्योंकि यही मलिक काफूर जो उसके गुलाम के रूप में लो ओरिजिन का बंदा था, उसी ने ही खिलजी को मार दिया सर, समझे। तो कभी कभी रिफॉर्म्स आपको अपने ही चक्रव्यूह में फंसा देंगे, आपको पता नहीं चलेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अपने जीवन के आखिर के पीरियड के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इतना शकी हो गया था, तो उसको हर एक के ऊपर वो शक की नजर से देखता था, ये कुछ मेरे सामने साजिश कर रहा है, ये कोई साजिश कर रहा है, होता है ना चिड़चिड़ापन एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो यू विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स, आपको ये सब चीजें आपको दिखेगी, एंड काफूर धीरे 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 उसको पॉइजनिंग करके निपटा देगा और इसी बेसिस के ऊपर इनका एंड हो जाता है सर, समझे आप लोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो खिलजी के समय पे एक चीज दिखेगी कि पॉलिटिकल बिल्डिंग हुआ तो उसके कारण कल्चरल डेवलपमेंट बहुत हुआ। अब ये जो कल्चरल डेवलपमेंट है दिल्ली सल्तनत पे अलग से 2 घंटे का क्लास लेंगे, पर मोटे-मोटे तौर के ऊपर देखोगे तो 4-5 चीजें आपको दिखेगी। इसके समय पे लिटरेचर का डेवलपमेंट बहुत होता है। अब ज़ियाउद्दीन बरानी ने तारीख फिरोज़शाही जब कंपाइल की 1359 में, तब तक अलाउद्दीन खिलजी हो चुका है और बरानी लिखता है कि करीबन इसके कोर्ट में 40 के आसपास स्कॉलर थे, 46 टू बी प्रिसाइज। इसमें से एक आमिर खुसरो भी हुआ करते थे। ये आप देखोगे मीर हसन दहलवी, मीर हसन दहलवी हसन आमिर हसन के रूप में पहचानते हैं। ही वाज वेरी इन फैक्ट ग्रेट पोएट एंड ही वाज कंपेयर्ड टू पर्शियन पोएट कॉल्ड सदी। सदी एक फारसी पोएट हुआ करते थे वेस्ट एशिया में। तो ही इज नोन एज द सदी ऑफ इंडिया सर, है ना? तो उतने उनकी पोएट्री का बहुत बड़ा उद्धार था सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि अदर ऑथर्स वर आल्सो देयर जो पर्शियन हिस्टोग्राफी को कंपाइल कर रहे हैं। इसके कोर्ट में सुन्नी उलेमा भी हुआ करते थे और इसके कोर्ट में सूफियों का भी प्रभाव था। तो निजामुद्दीन औलिया आप देखोगे तो सूफी थे और क़्वाज़ी मुइज़्ज़ुद्दीन जैसे लोग थे जो सुन्नी हुआ करते थे, उलेमा हुआ करते थे, जिनके प्रभाव को अलाउद्दीन खिलजी ने कम किया था, ठीक है। तो इसके कोर्ट में मल्टीपल आपको इस्लामिक स्कॉलर्स का, इस्लामिक लीडर्स का और इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ का बहुत सारा झमेला दिखेगा सर। इनफैक्ट राजा ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी थी, राजा ने बिल्डिंग्स बनवाए थे, तो राजा कहता है कि भई अब मैं कुछ मॉन्यूमेंट भी बनाऊँगा। तो उसने अपना किला बनाया, सीरी सीरी फोर्ट कहते हैं, कोशा के सीरी के रूप में उसको पहचाना गया है सर। ये सीरी फोर्ट की खासियत ये है कि इसमें स्टोन के साथ उसने मोर्टार का उपयोग किया है, लाइम मोर्टार का, चूना कहते हैं ना उसको सर। तो सीमेंट उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ था। तो बड़े-बड़े पत्थरों का जॉइन करने के लिए उसने चूने का उपयोग किया था, लाइम मोर्टार का उपयोग किया था, सो दैट उसके अंदर बॉन्डिंग क्रिएट होगा सर, ठीक है। कहीं-कहीं पे उसने मॉन्यूमेंट्स में ब्रिक्स का भी उपयोग किया है और ये ब्रिक्स से उसने इंग्लिश बॉन्ड बनाया था। तो जब मैं आर्किटेक्चर में आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये तुगलक के बाद जब आर्किटेक्चर बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो आई विल बी कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, है ना, कि किस तरह से वो बेसिकली वो बॉन्ड बनाता है सर, है ना, उसमें इंग्लिश बॉन्ड होता है। तो एक लॉन्ग सरफेस होगा, फिर एक यूँ एक्चुअली इंग्लिश बॉन्ड ऐसे होता है सर, ठीक है। तो ये ईंट का एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है सर, है ना? ऐसे दिखती है ना ब्रिक्स। तो एक ईंट को ऐसे ले करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर दूसरी ईंट ऐसे, जैसे आज की तारीख में आपको दिखती है सर, है ना? इससे स्ट्रेंथ बहुत बनती है सर, ठीक है? स्ट्रेचर हेडर कहते हैं उसको सर, खैर। तो ये टेक्नीक थी खिलजी के समय पे, जो डेवलप होती है। इनफैक्ट इसके समय पे फ्रेश बिल्डिंग्स बनने शुरू हो गए थे। फ्रेश बिल्डिंग मतलब ये है कि इस समय के दौरान आप देखिए कि मॉस्क बनाने थे इसको, ही वांटेड टू क्रिएट अ मॉस्क, है ना? तो उसने जमी मस्जिद बनाया, जमाती खाना कहते हैं उसको सर, ठीक है? कांग्रीगेशनल मॉस्क बनाया, क्योंकि राजा इस्लाम का प्रतिनिधि है, तो वो दिखाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी ना सर, ठीक है? एंड यू विल फाइंड कि रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स का यूज़ किया, व्हाइट मार्बल का उपयोग करने की शुरुआत की, अपने लिए पैलेस बनवाने की कोशिश कर रहा था, है ना? 1000 सेतुन के रूप में, पर वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। हौज खास का कुआं बनवाया उसने सर, ठीक है? तो वही हौज खास अगर आप समझ लें कि आज की तारीख में लोग जाते हैं सर, है ना? चिल मारने के लिए सर, खैर। सो यू विल फाइंड मल्टीपल थिंग्स आपको यहाँ पे दिखेगी। इनफैक्ट आमिर खुसरो का बहुत बड़ा रोल है। अब खुसरो का कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में क्या है, उसके ऊपर अलग से क्लास ले लेंगे। बरानी और खुसरो को दोनों को पढ़ेंगे सर मंडे की क्लास में, क्योंकि जब मैं तुगलक शुरू करूँगा उसके बाद मुझे खुसरो और बरानी पढ़ाने पड़ेंगे, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे सर। पर आर्किटेक्चर को शांति से करेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर 2 घंटे का अलग से टॉपिक है सर, ठीक है ना? तो पूरा दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर, उसकी डिजाइन, उसके एलिमेंट्स में क्या डेवलपमेंट हो, वो सब अलग से हम लोग 1.5-2 घंटे में चर्चा कर लेंगे। पर आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या हो रहा है सर, ठीक है? सूफीज़्म में हम लोग आएँगे तो निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में डिस्कस करेंगे सर। इनफैक्ट औलिया बिकेम वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द तुगलक डायनेस्टी में पहले राजा का मृत्यु होता है सर, ठीक है ना? तो यस, मोहम्मद बिन तुगलक कैसे खत्म होगा सर, ठीक है? तो दिल्ली में काफ़ी सारा डेवलपमेंट दिखेगा। यू विल फाइंड द सीरी फोर्ट व्हिच वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, ये रहा सर, ठीक है? एंड ये आपके हौज खास वाले एरिया आपको दिख जाएंगे। खैर, तो ये अलाई मीनार, सॉरी, ये अलाई दरवाजा है सर, ये अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के एक साइड का गेट है सर, ठीक है? इसमें रेड सैंडस्टोन दिखेगा, व्हाइट मार्बल दिखेगा सर, ठीक है ना? और साथों साथ आमिर खुसरो। अब आमिर खुसरो की तो बहुत सारी किताबें हैं सर, है ना? यू विल फाइंड मल्टीपल बुक्स रिटन बाय आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो की ये किताबों के नाम तो है, बट आमिर खुसरो को मुझे एनालिसिस करवाना है कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी इन अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी खुसरो के समय पे, बट आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल पॉइंट से अभी कंसोलिडेशन देख रहे हैं, एम्पायर बिल्डिंग देख रहे हैं सर। खैर, तो कल्चरल पॉइंट को अभी बाकी रखते हैं, डोंट वरी, कल्चरल पॉइंट को शांति से कर देंगे सर, ठीक है? अब होता क्या है कि खिलजी के बाद क्या हो, वहां पे आ जाते हैं। नाउ लेट अस गो बैक टू द पॉइंट अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर खिलजी सर, है ना? अब धीरे-धीरे ये होगा कि मलिक काफूर बिकेम द डिफैक्टो सुल्तान। तो बरानी लिखता है कि आफ्टर द डेक्कन कैंपेन 1310-11 तक आते-आते मदुराई जब जीत के वापस आया मलिक काफूर, तो उसके बाद तो ही बिकेम द डिफैक्टो सुल्तान, क्योंकि हर एक चीज़ अलाउद्दीन खिलजी उसको पूछ के ही करता था, सारी भाषा में आप देखिए।
और इसी सब बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि मलिक काफूर ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी अब चिड़चिड़ा हो गया है, अपनी नोबल्स के प्रति प्रश्न उठा रहा है, तो मलिक काफूर को ये भी समझ में आया कि खिलजी कल मलिक काफूर को भी मरवा देगा ना, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि खिलजी माइट किल हिम एज़ वेल, है ना। तो कहता है कि राजा मेरे को मारे, उसके बाद मैं राजा को निपटाता हूँ। अब प्रॉब्लम ये था कि राजा को निपटाने के लिए राजा की फैमिली को भी निपटाना पड़ेगा सर। खिज़र खान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा बेटा था सर, है ना, उसको भी निपटाना था सर, गेटिंग अपॉन द नॉट, है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे तो शिहाबुद्दीन करके एक और लड़का था, उसको भी टैकल करना था सर, गेटिंग अपॉन द नॉट, है ना। उसका एक तीसरा लड़का था मुबारक खान सर, उसको भी टैकल करना था, गेटिंग अपॉन। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, व्हाट ही अलाउद्दीन खिलजी कहा मलिक काफूर क्या करता है, खिलजी के 3 संतान जो डोमिनेट कर सकते थे और पूरी की पूरी बगावत कर सकते थे मलिक काफूर के सामने, उसने एक-एक करके सबको निपटाया सर, ठीक है। मुबारक खान जो अलाउद्दीन खिलजी का संतान था, उसको जेल में भेज दिया सर। दूसरा था खिज़र खान, उसकी आंखें फोड़ दी। खिज़र खान की आंखें फोड़ दी जाती है सर, ही वाज़ ब्लाइंडेड डाउन, मतलब क्या करेगा? शासक कैसे कर पाएगा सर? ठीक है ना, तो पुराने टाइम पे तो ये बहुत चल रहा था सर। तीसरा लड़का था शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन छोटा था, है ना। मलिक काफूर कहता है कि अब मैं इसका रीजेंट बनना, शासक यही है, पर मैं तो नायब उल मलिक हूँ सर, है ना। नायब उल मलिक का मतलब मैं उसके नीचे काम करने वाला, उसका सेवक हूँ सर। खिलजी ने इसको बनाया था आफ्टर डेक्कन गेटिंग अपॉन। तो आप समझने की कोशिश करिए कि मलिक काफूर ने खिलजी की फैमिली को निपटा दिया, खिलजी को तो निपटाया, उसके संतानों को निपटाया। और जिस तरह से वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर रहा है, इसके बेसिस के ऊपर से आपको ये पता चलेगा कि मलिक काफूर ओवर एम्बिशियस हो रहा है। अब मलिक काफूर की जितनी भी हरकतें थी, वो बाकी सारे लोग भी देख रहे थे ना। तो किसी ने कहा बोले तुम्हारे लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। देन यू विल फाइंड कि व्हेन ही बिकेम मोर एम्बिशियस द रिपरकशंस वर वेरी मच क्लियर, है ना। तो गुलाम गुलाम रहता है हमेशा से, समझे कि नहीं समझे। आप टाइम बीइंग पावर तो कैप्चर कर पाओगे, लेजिटिमेसी कभी नहीं गेन कर पाओगे। आपने पावर तो गेन कर दिया, बट यू वोंट बी एबल टू हैव दिस लेजिटिमेसी। आपको कभी-कभी ये होगा, आप लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर दोगे बाय हुक और बाय क्रुक, बट यू विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट। यू विल एक्चुअली वाउच फॉर दैट, बोले यार ये क्यों नहीं हो रहा है। बोले ससुरा आईएएस बन गया, इतना टॉपर रैंक हमारा, तो भी कोई हम लोग की फजीयत करके चला जाता है, वैल्यू नहीं है हमारा। नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी का देखने का नजरिया गलत होता है। आपको लगता है फ्रस्ट्रेशन होता है सर, है ना, यू गोइंग टू सर्विस स्टिल काफी लोग वैल्यू नहीं करेंगे सर, ठीक है। वैल्यू मतलब आपको ऐसा है कि कोई आपके सामने आके सजदा कर दे सर, प्रॉब्लम ये हो रहा है सर। फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है सर, है ना। यू फील दैट कि हमारे सामने सजदा क्यों नहीं हुआ सर। अरे नहीं होगा सर। 2-3 साल पहले, 2 नहीं 4-5 साल पहले की बात है। ये भारत दर्शन पे आते हैं ना प्रोबेशनर्स, मसूरी से, वो भारत दर्शन करवाते हैं सरकारी पैसे पे, पता होगा ना आपको, भारत देखो थोड़ा सा, तो सरकारी ताकत देना होता है उसमें। तो डीएम को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, बोले ये प्रोबेशनर आएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में। अब बाकी सारे स्टेट में सब भारत दर्शन में जब प्रोबेशनर्स आते हैं ना, तो रेलवे स्टेशन पहले, अब तो फ्लाइट चलती है, पहले तो स्टेशन पे बैंड बाजा आता था भारत दर्शन को। जैसे अब यूपी चले गए, बिहार चले गए, तो वहाँ तो स्पेशल खातिरदारी आपकी, प्रोटोकॉल तब से ही आपके लिए रेड कार्पेट आ जाती है सर, ठीक है। सिक्योरिटी विक्योरिटी दी जाती है, 1-2 इनोवा गाड़ी होगी, या पहले वो सुमो चलती थी, टाटा सुमो चलती थी, इनोवा तो ज़्यादातर स्टेट सब। तो आगे सरकारी वो महिंद्रा की जीप आ जाएगी आपके आगे पीछे, है ना, प्रोटोकॉल में चलेंगे, बोले हाँ डिस्ट्रिक्ट में प्रोबेशनर्स आए, 4-5 दिन हफ्ते का प्रोग्राम होगा, देन फिर आप आगे चलोगे भारत दर्शन। ग्रुप बना के भेजते हैं ना आपको, अलग-अलग नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन। तो इसमें एक ग्रुप आया गुजरात से, वेस्ट वेस्ट का पार्ट था उनका, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और वो सब। अब गुजरात सबसे पहले शुरू किया, दे केम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से मतलब राजधानी पकड़ के सुबह यहाँ पे आ गए। सर्किट हाउस में स्टे था, तो पहले तो गुजरात में आके पहला सदमा वहाँ लगा कि बोले कोई सामान उचकने वाला नहीं है, ठीक है, ना ही वो बैंड बाजा के साथ स्वागत हो रहा है। अब उनके दोस्त लोग, उनका ग्रुप था, उसके अंदर फोटो डाले, बोले हम लोग का तो स्वागत यहाँ खतरनाक हुआ, बोले यार गजब बेइज्जती है सर, ठीक है। फिर इनकी मीटिंग थी, सबसे पहले आके डीएम को रिपोर्ट करना होता है, और डीएम को आके रिपोर्ट किया सर। अब किसी ने कहा कि सर अब हम लोग गुजरात 5-6 दिन है, तो पूरा एक वीक का शेड्यूल था। तो डीएम ने तो पहले टाइम दिया, तो 10 मिनट का टाइम दिया, क्योंकि यहाँ डीएम के पास काम लगा, और अहमदाबाद कलेक्टर तो फिर ऑब्वियस है सर, ठीक है, वेरी बिजी पर्सनालिटी सर, ऑब्वियसली अहमदाबाद तो इट्स वेरी प्रोमिनेंट प्लेस है ना। तो डीएम के पास टाइम नहीं होता कि आपके साथ फुर्सत में बैठे चाय नाश्ता चर्चा करे सर, ठीक है। तो डीएम ने फिर बाद में टाइम दिया था, पहले इनिशियली ये हुआ। फिर उसमें से एक आदमी ने कहा कि सर तो फिर सिक्योरिटी विक्योरिटी, और ये डीएम कहते बोले कौन सी सिक्योरिटी, बोले मैं खुद एक गाड़ी में चलता हूँ सर, ठीक है। ठीक है। तो सब पूरा हालत बदल गया, 10 बार बदल गया। अब सरकारी गाड़ी मिली नहीं, तो वो रेंटल सर्विसेज की येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी करके दी सर। अब सरकारी गाड़ी नहीं मिलती है तो हाईवे पे रोका जाता है, टोल टैक्स, वोल टैक्स, यू नो दिस ना सर। तो इनका एक्सपीरियंस खतरनाक रहा है सर, ठीक है। तो ये होता है यार, इज्जत नहीं हमारी, अरे भाई ठीक है ना, आप सोच रहे थे कि आपके लिए सजदा हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना सर, ठीक है। अब समय बदल गया है, और यहाँ गुजरात में ट्रेडिशनली ऐसा कल्चर रहा। डीएम आया, एसपी आए, ठीक है, आए, अच्छी बात है, हाथ जोड़ के लोग स्वागत करते हैं, वो नहीं कि पापोस कर देंगे आपके साथ, लेट्स मी कम बैक, है ना। तो यू विल फाइंड ये एक्सपीरियंस था। तो किसी को जानते हो, उसने शेयर किया था, बोले यार ये तो हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं बोला वेलकम, है ना, आप कहाँ पे आए हो, आपका स्वागत बढ़िया हुआ ना सर, ठीक है। खैर लेट मी ओके, तो ये बहुत चलता है, आप प्रोबेशन में जाओ, आप इवन टॉपर बन के भी जाओ सर, है ना, रिजल्ट आते हैं वो धड़ल्ले से यहाँ, ठीक है, सिलेक्ट हुए 1-2 लोग, आई नो दैट सब, मैं पहचानता हूँ यहाँ, ठीक है, बुलाया, ये वो खत्म हो गई सर कहानी, ठीक है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो मलिक काफूर के साथ ऐसा हुआ था, खैर कि काफूर के केस में उसने जिस तरह से काम किया, तो मलिक काफूर की कहानी खत्म हुई सर, और अलाउद्दीन खिलजी के जो लॉयल नोबल्स अभी बाकी थे ना, वो सब देख रहे हैं, उनका खून खौल उठा, तो काफूर को मरवा दिया इन्होंने। और काफूर ने मुबारक खान, जो अलाउद्दीन खिलजी का एक का तो आंखें फोड़ दिया था, खिजर का, तो मुबारक को बाहर लाया जेल से, बोले लाओ इसको बनाओ सुल्तान, है ना, ये ट्रू ब्लड है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 में काफूर ने कैप्चर तो किया, बट समहाउ ही कुड नॉट कंसोल इट, और फिर मुबारक पावर के ऊपर आया। अब मुबारक के साथ प्रॉब्लम ये हुआ, वो स्प्रिंग थियरी मैंने आपको बताई थी ना, वो स्प्रिंग थियरी फिर से लागू होती है सर, बिगिनिंग ऑफ पॉइंट। अब क्यों स्प्रिंग थियरी लागू होती है सर, तो बरानी लिखता है कि ही वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्मॉल बॉयज, ठीक है, दिस आर द वर्ड्स प्रिसाइजली रिटन बाय ज़ैनुद्दीन बरानी इन तारीख फिरोज शाही। सो काइंड ऑफ अ डिबॉचरी लाइफस्टाइल, homosexual as well, and the way he used to live, at times people feel offended in a very orthodox nature, है ना, उलेमास फिर से पॉप अप हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने तो उलेमास को पावर को भी रिड्यूस किया, पर अलाउद्दीन खिलजी मेड श्योर कि भाई ही विल नॉट फॉलो द काइंड ऑफ डिबॉच लाइफस्टाइल, अगर करता भी तो पर्सनल लाइफ में करता होगा सर, ठीक है, पर पब्लिक लाइफ में, अगर ये सब राजा अपने आप को वही पब्लिक पर्सनल सब कुछ ही कर दिया सर, ठीक है। उसमें इसके समय पे आपको बहुत सारे हिंदू कन्वर्ट्स दिखेंगे। हिंदू कन्वर्ट्स का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तानी हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे, देन दे बिकेम मुस्लिम्स, तो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स कहा गया। उसमें हसन करके एक लड़का था सर, उसका गुलाम बन जाता है, ठीक है। ये हसन को मुबारक खान ने इनफैक्ट, है ना, अपना सेनापति बनवाया, इक़्तिदार बना दिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर में अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो एक पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस को क्रिएट किया गया, और इसको बहुत सारी सत्ता दे दी।
अब मुबारक को ये पता नहीं चला कि वो जितना हसन को बेसिकली ये टाइटल दे रहा है और इस तरह से उसको पावर दे रहा है, यही हसन बेसिकली आप देखोगे खुसरो खान का टाइटल लेता है, ही टेक्स द टाइटल ऑफ खुसरो खान। और ये व्यक्ति जो बेसिकली हिंदुस्तानी मुस्लिम के रूप में हिंदुस्तानी कन्वर्ट था, जिसने अपने आप को खुसरो खान का टाइटल दिया था, यही व्यक्ति अपने सुल्तान को मार के फाइनली पावर के ऊपर आएगा। तो इसको खुसरो खान लिखा गया, ओरिजिनल नाम हसन हुआ करता था, इसके पहले भी आप देखोगे तो हो सकता है कोई और नाम होगा, क्योंकि देवर कन्वर्ट्स। खिलजी तक आते-आते एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, वहाँ पे हमको एक ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदू राजा जो मुस्लिम बेसिकली रिलीजन में कन्वर्ट होके पावर के ऊपर आ गया था सर। दिस इज हाउ द लो ओरिजिन पर्सन्स became the sultan themselves. No one had ever thought when Ghori came to India that a Hindustani convert will be coming to power, a Hindustani slave will be coming to power. खिलजी रिवॉल्यूशन का सबसे फाइनल आउटकम आपको यहाँ पे दिखेगा। खिलजी रिवॉल्यूशन का सबसे फाइनल आउटकम आपको यहाँ पे दिखेगा कि अ वेरी मच लो ओरिजिन पर्सन, एंड इसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, कहीं पे भी सर। वो व्यक्ति अब ऊपर आ गया था सर, और ये हिंदू था सर। ये सुबह मतलब रात के ही चल रहा है सर, ठीक है ना। ये तो यहाँ आजू बाजू में 2-4 बंदर रहते हैं हमारे कॉलोनी में सर, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में आपको आवाज नहीं आएगा, और यहाँ तो थोड़ा साउंड प्रूफिंग भी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है। तो यू नहीं रोक सकते ना, यू कैन नॉट स्टॉप देम। झगड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, फोड़ो सर है ना, साल में एक दिन तो फोड़ते हो। मैं तो कहता हूँ पूरी रात फोड़ना चाहिए। हाँ, बाजू वाले दादाजी थे हमारे बाजू में रहते, वो थोड़े बौखला गए, बोला हवा हवा में बखाड़ कर रहे थे, मुझे फोड़वा दो ना ऊपर। आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, सुबह उठ के मैं बाहर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ अपने घर के बाहर। तो बोल रहे थे, बोले कब से फोड़ रहे हो? फोड़ो, साल में एक बार तो फोड़ने देता है ना। मेरी तो उम्र चली गई अभी क्लास से, वरना मैं फोड़ने चला जाता सर, ठीक है ना। तो मजा आती है सर, ठीक है ना। ये नहीं सेलिब्रेट करेंगे कब करेंगे सर, ठीक। फिर वो पॉल्यूशन की पूरी बजाते हैं सर, है ना। वो 2 दिन का स्पाइक होता है, 1 या 2 दिन का स्पाइक होता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, है ना। आप ये इसकी पिपूड़ी बजा रहे हो, आपके इसके पीछे मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट पता है ना, सीएसई, उसका मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था दिल्ली, अहमदाबाद, बहुत सारी सिटीज में उन्होंने रिसर्च किया। सीएसई का स्पेसिफिक डेटा है, सीपीसीबी का भी डेटा है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एन मॉनिटरिंग वो इंडेक्स हमने बनाया, इंडेक्स का भी डेटा है। द फंडामेंटल रीजन इज वेहिकुलर पॉल्यूशन, द फंडामेंटल रीजन इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, द फंडामेंटल रीजन इज फार्मिंग, दिस फार्मिंग इंक्लूड द paroti burning that is being taking place, and this is hardly 0.2% or maximum 0.5% to 1% in certain areas, and this 1% is actually contributing for 2 or 3 days or maximum for 5 days during this Diwali phase. तो आप 99% को एड्रेस ना करते हुए आप खाली स्पेसिफिक 1% को ब्लेम कर रहे हो कि इसके कारण पॉल्यूशन बढ़ गया, दिल्ली में बढ़ गया, अहमदाबाद में बढ़ गया, पुणे में बढ़ गया। नो, यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। आप हाथी को नहीं पकड़ रहे हो, उसकी पूंछ को पकड़ रहे हो सर, है ना। करना है तो वहां करिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोकिए, पर्टिकुलर मैटर्स जो होते हैं उसको करिए सर, है ना। करना है तो आप फार्मिंग को करिए, स्टबल बर्निंग को करिए सर। अरे राइस कल्टीवेशन इज एक्चुअली क्रिएटिंग द बेसिस फॉर द पॉल्यूशन सर। सीएससी की रिपोर्ट कभी पढ़िएगा, आपको समय मिलेगा तो सर। तो आप ये 1% नो डाउट मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंट्रोल, पर पहले 99 को तो एड्रेस करिए, तो 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा ना सर। आप 1 के पीछे ही पड़े हो, जिसके ऊपर 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर लाखों की क्वांटिटी में लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये पटाखे एक दिन नहीं बनते, पूरे साल बनते रहते हैं। यू गो टू शिवाकाशी व्हिच इज द मेन प्लेस इन तमिलनाडु जहां पे बनते हैं सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि पूरे साल पटाखे बनते हैं। अब वहां पे लेबर के प्रॉब्लम थे, चाइल्ड लेबर के, वो आपने एड्रेस करवा दिए, समझे आप लोग। आपको ग्रीन क्रैकर्स बनवाने थे, वो भी करवाए सर, ठीक है। बट दिस स्पाइक इज ओनली फॉर 1% ऑफ द टोटल पॉल्यूशन, एंड दिस इज ओनली फॉर अ वीक और सो, नॉट मोर देन अ वीक। दिवाली का एक आध हफ्ता आगे पीछे का सर, ठीक है। तो वही है कि आप सिलेक्टिवली जब टारगेट करके इस तरह का करोगे, मतलब इसमें सबका रोल है सर, एनजीओ से लेके स्टेट का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी भी इसके अंदर सर, है ना। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि द ग्रेटर कंसर्न क्या है, ग्रेटर कॉस्ट क्या है, पटाखे ग्रेटर कॉस्ट है सर, इसको तो एड्रेस कर दिया जाएगा सर, है ना। इसको तो एड्रेस कर दिया जाएगा सर, ठीक है। तो वही 2 दिन से 4 दिन से रोज आर्टिकल आ रहे हैं, मैं कल देख रहा था हो क्या है सर, है ना, इनको क्या हो गया सर। अब वेहिकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए, नहीं कर पाए सर, है ना, नहीं कर पाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाए, नहीं कर पाए सर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल कर पाए, नहीं कर पाए, जो इतने सालों से चल रहा है सर, ठीक है। आप राइस कल्टीवेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉल्यूटेंट्स, है ना। आप ना बताओ तो मैं बता देता हूं सर, है ना। राइस कल्टीवेशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, उसकी भी बहुत लंबी थियरी है, बट कभी समय मिले तो सर्च करिएगा कि हाउ राइस कल्टीवेशन एक्चुअली इनवाइटिंग द पॉल्यूशन एज वेल सर, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से लेके बाकी सब चीजें। दिल्ली का आजू-बाजू का जो बेल्ट है, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और पंजाब का, वहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट ही ऐसे जहां पे राइस कल्टीवेशन पॉसिबल है सर। दे वर ट्रेडिशनली व्हीट बॉल, वहां आप पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से लेके चंद्रगुप्त मौर्य तक, आपको कहीं पे भी आपको चावल की खेती नहीं दिखेगी वहां। ये चावल तो एमएसपी और उसके पीछे पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस के कारण आया है सर, ठीक है ना। क्या यार, ठीक है ना, ज़बान मेरी मतलब ज़बान टूट जाएगी अगर मैं खोलना शुरू करूंगा सर, ठीक है। तो नहीं, ठीक, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है सर, ठीक है। मैं बहुत तार्किक व्यक्ति हूं, मुझे जहां बोलना होता है वहां पे बोलता हूं। तो ये इसी को चाचा ने दिमाग घुमा दिया था मेरा। मैंने बोला सर दिवाली है, हाथ जोड़ता हूँ, नतमस्तक करता हूँ सर, ठीक है। नो डाउट प्रॉब्लम है सर, ठीक है, बट है ना, ग्रीनरी है, आपके बड़ा गार्डन है, आगे बैठो सर शांति से, ना बच्चे फोड़ रहे हो तो पटाखे फोड़ने दो, खैर लेट मी कम बैक, है ना। तो सपोर्ट वैसा नहीं करेंगे, बट टारगेट भी नहीं करना चाहिए, तो बीच का मिडिल पाथ रखना चाहिए, समझे आप लोग, है ना। 4 घंटा फोड़ दो सर, फिर टाइमलाइन बनाई थी, यू माइट बी अवेयर, सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट टाइमलाइन लेके आया, बोले इतने से इतने बजे तक ही फोड़ना है, इससे ज्यादा महंगा लेट फोड़ दिया तो फिर पनिशमेंट होगी, ये वो सर, ठीक है ना। चलो वो भी ठीक है ना, चलो वो भी ठीक है, 4 घंटे तो फोड़ने मिलेंगे सर। देखिए, हर एक कल्चर जो है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है सर, है ना। और कल्चर डायनामिक भी है सर, ऐसा भी नहीं है, पर वो डायनामिक में ग्रोथ होता है वो चीज़ का सर। और वो चीज़ करने से एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन अगर आपको आता है, और अगर किसी और को लार्जली नुकसान नहीं कर रहा है सर, ठीक है, लार्जली नुकसान नहीं कर रहा है, तो आई डू नॉट से एनीथिंग रॉन्ग इफ यू आर सेलिब्रेटिंग इट। हाँ, आप कह रहे हो पॉल्यूशन का इशू है तो एड्रेस करने की आवश्यकता है उसको, पर वही है कि आप हाथी को जाने दे रहे हो बिल्डिंग के बाहर, फिर उसकी पूंछ पकड़ के कहा कि हमने हाथी पकड़ा, हाथी पकड़ा, अरे इतना बड़ा जानवर चला गया, उसकी पूंछ को लटके, वो पूंछ आपकी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा सर, है ना। राइस के इशू को कभी सॉल्व करिएगा, आप करिए, फार्मर्स को कहिए, दिल्ली के आजू-बाजू के फार्मर्स को कि प्लीज डाइवर्सिफाई फ्रॉम बासमती कल्टीवेशन, उसमें भी इश्यूज है, एंड यू गो टू सम अदर क्रॉप्स, फार्मर्स रिवोल्ट कर देंगे, सरकारें गिर जाएगी सर, एमएसपी का इशू आ जाएगा। और जहाँ राइस इंटेंसिफिकेशन करने की आर्सेनिक कंटेंट बढ़ गया सर, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो गए सर, है ना। पूरी सिस्टम हिल जाएगी सर। उसमें पंजाब और हरियाणा की कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स है ना, 20-20 साल की सरकार इसमें, तो हरियाणा 3 महीना रहा हो, ये कैथल से लेके, पिपली से लेके, करनाल से लेके, बाकी ये जितने आपका वेस्टर्न वाला पार्ट है, वहाँ गाँव-गाँव में सर्वे किया हुआ है सर मैंने, ग्राउंड पर बंदा था सर मैं। 2011-12 के ट्रांजिशन पीरियड में वी एक्चुअली सर्वेड इन द विलेजेस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम्स, ओके।
वी इंटरेक्टेड विद द फार्मर्स, बोले है क्या वो डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो 10 साल पहले की मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, ठीक है? अलग ही कहानी है सर उसकी। आप जो किताबों में पढ़ते हो ना, वो रिपोर्ट हम लोग लिखा करते थे। आप जो आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, उसके पीछे का आंकड़ा हम तैयार करते थे, ग्राफ्स। अभी भी मेरे फ्रेंड लोग हैं जो अभी भी यही काम कर रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट के। पूरी टीम है सर्वेयर्स की, काम करवाने जाते हैं सर। समझे? ठीक है। तो इसमें बहुत लंबी कहानी है यार सर, डोंट सी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू सर। खैर पटाखे चलेंगे एक दिन, चलने दो सर, ठीक है ना? कंट्रोल वे में पर चलने दो सर। आइडेंटिटी को मत मिटाओ सर, आइडेंटिटी को मत मिटाओ सर। कल्चर एक ऐसी चीज़ है, उसमें भाषा भी बहुत इंटीग्रल पार्ट है उसका सर, है ना? सेलिब्रेशन सर वेरी मच इंटीग्रल पार्ट है, एंड सेलिब्रेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है सर, है ना उसके साथ? भाषा, संस्कृति, धर्म, रीत-रिवाज, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो बहुत सारी पॉइंट आपको मिलेगी। खैर इसी बेसिस के ऊपर से खिलजी डायनेस्टी का एंड हुआ, क्योंकि खुसरो खान जो था, जिसका ओरिजिनल नाम हसन था और मूलतः से बेसिकली एक हिंदू कन्वर्ट हुआ करता था, उसको कैसे अपने ही नोबल्स स्वीकारेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है? हाउ कम दिस? तो नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की, द बिग फाइट। बॉक्सिंग समझ में आता है? बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में ना बहुत सारे राउंड में लड़ाइयाँ होती है, बैटल्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स आते हैं, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5, कभी-कभी नॉकआउट भी हो जाता है। तो यहाँ अलग-अलग राउंड आपको दिखेंगे। राउंड 1 में कभी नोबिलिटी जीतेगी, राउंड 2 पे नोबल जीतते हैं, राउंड 3 में फिर नोबिलिटी जीतेगा, सरकार राजा जीतेगा, राउंड 4 में अगर आप देखोगे तो नोबल जीतेंगे। फिर इस तरह की लड़ाई होती रहेगी। आखिर में जब फाइनल कंक्लूजन आया तो 3-2 का जजमेंट आया, और 3-2 में क्या मिला सर? फाइनली 3 राउंड किसने जीते सर? नोबल्स ने जीते हैं, और 2 राउंड राजा जीता है। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन, ये 2 ही राजा थे जो नोबिलिटी के सामने जीत पाए। बाकी तीनों बार या चारों बार, पाँचों बार जब भी देखोगे तब आपको नोबिलिटी की विन दिखेगी। और ये तुगलक थे, इन्हीं के ही नोबल थे। गाजी मलिक इन्हीं का ही गवर्नर था, जिसको अपॉइंट किया गया था पंजाब में टू फाइट अगेंस्ट द मंगोल मेनेंस, जिसने गजनी, कांदाहार और काबुल के ऊपर आक्रमण किया था। जब वो व्यक्ति पावर के ऊपर आएगा तो कौन उसको स्वीकार नहीं करेगा? बोले तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो सर, ठीक है? भाई तुम ही सब कुछ हो सर, तो तुमने तो भारत बचाया था, तुमने तो खिलजी को बचाया था, तो तुम जब ऐसे बेकार राजा को मार के पावर के ऊपर आ रहे हो तो तुम्हारा तो स्वागत हम लोग है ना पान पराग से करेंगे सर, गेटिंग। सो देन यू विल फाइंड कि व्हेन गाजी मलिक किल्ड खुसरो खान देयर वाज नॉट अ रिवॉल्ट इन दिल्ली, पीपल वेलकम्ड हिम, बोले वाह वाह, एक तो हिंदू राजा हमारे ऊपर शासन कर रहा है ना? हिंदू कन्वर्ट बिकमिंग अ सुल्तान इज रूलिंग ओवर अस। यू नो दिस ना कि कन्वर्जन इशू तो तभी भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, एरिस्टोक्रेसी के रूप में सर, गेटिंग अपॉइंट। तो पीपल डू नॉट लाइक दिस, समझे? ये सब कहानी बहुत चलती रहेगी सर, गेटिंग अपॉइंट। खैर जो भी चीज़ें है, इवेंचुअली यू विल फाइंड इट केम टू एन एंड, और उसके बाद अगर आप समझिए कि खत्म हो जाएगा सर, ठीक है? भरत ने क्या डाला है सर अभी यहाँ पे? भरत लिख रहा है कि टू वाज विंडो फॉर बर्निंग है, इतना बम मारेंगे कि इलाका का धुआं धुआं हो जाएगा सर, ठीक है ना? चलिए, है ना? आर्यन पूछ रहे हैं कि सर मैं नया स्टूडेंट हूँ, आप मैं कहूँगा कि आखिर के 20 क्लास करिए, 20 क्लासेस या 15 क्लासेस से शुरू करिएगा, मिडिवल इंडिया से करिएगा, मिडिवल 1 से, है ना? मिडिवल 1 से शुरू करिए, तो आर्यन आपको क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है? प्लीज गाइड फॉर ऐसे पेपर, यार इसे एक स्पेशल क्लास ले लूंगा सर, ठीक है ना? आई टेक स्पेशल क्लास, क्योंकि ऐसे राइटिंग इज अ वेरी डिफरेंट, खैर आई एम नॉट द परफेक्ट टीचर, बट आई कैन गिव यू लाइक एन आइडिया अबाउट हाउ, समझे? टू स्टार्ट इट, ओके? What was the reason that India was able to sustain its culture and didn't become Islamic nation despite efforts? North Africa देशों इस्लामिक हो गया, इंडिया का क्यों नहीं हुआ? देखिए इंडिया में रेजिस्टेंस रहा है, और फिर इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, कभी समय मिला तो बाद में आपको बताऊंगा सर, है ना? ये हड़प्पन से शुरू हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो रहा है, इवन आज की तारीख में प्रेजेंटली वही कल्चर और संस्कृति। उसके पीछे का एक कारण है कि इंस्टीट्यूशंस बने थे और डिसेंट्रलाइजेशन था, और डिसेंट्रलाइजेशन था इसके लिए कहीं ना कहीं एक एक जगह के ऊपर सिस्टम एग्जिस्ट करती रही सर। अगर सेंट्रलाइजेशन होता ना तो एक सिस्टम आती, दूसरे सिस्टम उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती और कहानी खत्म हो जाती, ठीक है? बट इंडिया में ट्रेडिशनल कल्चर है वो डिसेंट्रलाइज रहा है, तो बिकॉज डिसेंट्रलाइज रहा है तो एक जगह पे खत्म हुआ, दूसरी जगह, जैसे साउथ इंडिया बिकेम द टॉर्च बेरर फॉर द मॉडर्न डे हिंदुइज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि नॉर्थ इंडिया केम अंडर द कंक्वेस्ट ऑफ इस्लामिक किंग्स, नॉर्थ इंडिया में बहुत बदलाव आ गया, पर दक्षिण चलता रहा, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण को जीत नहीं पाया पूरी तरह से, ठीक है ना? तो कल्चर फिर लेगेसी के रूप में चलता है, फैमिली के रूप में चलता है, इंस्टीट्यूशंस के रूप में चलता है ना? शंकराचार्य ने मठों का निर्माण किया था, तो मठों का निर्माण किया तो बेसिकली उसे संस्थाएं बननी शुरू हो गई, एक लेगेसी फॉलो होती है ना, समझे? बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी ना उसके अंदर से, ठीक है? हिंदू कन्वर्ट्स को स्टेटस नहीं मिलता था, नहीं मिलता था, ये तो अलाउद्दीन खिलजी के समय से स्टेटस मिलना शुरू हुआ सर। इट वाज अलाउद्दीन खिलजी हु स्टार्टेड गिविंग सम वैल्यू टू द हिंदू कन्वर्ट्स इन द दिल्ली सल्तनत, और ये खिलजी के बाद जब खुसरो पावर के ऊपर आया तो ही बिकेम द फर्स्ट हिंदू कन्वर्ट टू बिकम द सुल्तान, ही बिकेम द फर्स्ट एंड द लास्ट, क्योंकि यार कौन एक्सेप्ट करेगा सर, है ना? हिंदुस्तानी मुसलमान को कौन एक्सेप्ट करेगा सर, ठीक है? Who will accept a Hindu convert coming to power when you consider yourself as pure blood and Turkish origin king, sir, है ना? That's very clear cut ना सर, डिस्क्रिमिनेशन तो था। तो नोट इसके लिए तो कहते हैं कि जब अलीगढ़ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि द इस्लामिक इन्वेजन्स इन इंडिया ब्रॉट इक्वालिटी इन द इंडियन सोसाइटी, बट दैट वाज नॉट द केस ऑफ इंडिया। अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ हमारा मंतव्य और हमारा बेसिकली जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो यही है, क्योंकि अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट वाले ऑथर्स ये लिखते हैं कि जब मध्य एशिया से आक्रमण हुए इस्लाम भारत में तो इक्वालिटी आई, भाईचारा है, बट दैट वाज नॉट द केस। अगर आता तो हिंदुस्तानी मुसलमान पावर के ऊपर आएंगे तो आप कभी भी इनफैक्ट, है ना, उनको स्वीकार ही नहीं है, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड देम सर, है ना? गेटिंग अपॉइंट। तो ये दो पॉइंट आपको इसके अंदर से दिखेंगे सर, समझे आप, ठीक है? तो इनफैक्ट ऊपर से इंडियनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स हुआ तो उसमें कास्ट सिस्टम भी आएगी सर, है ना? इवन आप आज की तारीख में मैट्रिमोनियल्स देखिएगा, खैर मैं नहीं जाऊंगा उस साइड के ऊपर, बट आपको पता चलेगा कि इन सर्टेन रिलीजन्स they will mention कि we belong to so and so religion but we have a certain caste as well and we want the groom and the bride belonging to same caste। इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया में सब जगह पे आपको इवन इन बांग्लादेश एज वेल सर ये मिलता है सर, ठीक है? इंडियनाइजेशन हुआ, इवन क्रिश्चियनिटी में भी हुआ है, साउथ के अंदर भी आप देखिए तो क्रिश्चियनिटी आई है सर, ठीक है? बट एवरीवेयर आपको ये दिखेगा। जो बाहर के एरियाज में कम दिखता है, बाहर में क्या है कि ट्राइब्स में डिवाइडेड है, मतलब जैसे मैं खाड़ी के प्रदेशों में मैंने देखा है उनकी सोसाइटी, दे आर डिपेंडेंट ऑन द बेडुइन्स एंड द ट्राइब्स दे बिलोंग टू, क्योंकि डेजर्ट में इनकी ट्राइब थी, समूह में रहते थे, तो उनके साथ उनकी वो क्या है एफिलिएशन ज्यादा है सर, ठीक? अलग है, पर सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी उसका अलग पार्ट है वो। खैर चलिए आज कंक्लूड करते हैं एंड कल कल नहीं सर, है ना? परसों मिलते हैं सर, ठीक है ना? मंडे मिलेंगे ना सर? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली। मंडे हम लोग तुगलक डायनेस्टी से शुरू करेंगे और तुगलक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है ना? तो मंडे है ना हमारा क्लास, नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे को ही है ना सर? अरे मंडे ले लेते हैं ना एड्रेस, ठीक है? आई टेक योर डाउट ऑन मंडे सर, ठीक है?
चलिए बाय, प्लीज टेक केयर, हैप्पी दिवाली एंड सब है ना, मजे करिए सर, है ना, और मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर एज वेल सर, ठीक है, क्योंकि हमारे गुजरात में कल हैप्पी न्यू ईयर है, वी फॉलो विक्रम संवत एंड इन द विक्रम संवत कैलेंडर द न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम टुमारो सर। तो सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एज वेल, साल मुबारक हमें कहिए गुजराती में, सो वी कॉल इट साल मुबारक, है ना। कल जो बिडेन बोलेगा सर, चिंता मत करिए, जो बिडेन विल एक्चुअली राइट इन ट्वीट्स, डोनाल्ड ट्रम्प, जो बिडेन, ओबामा, सब ने लिखा है हैप्पी दिवाली एंड साल मुबारक। तो काफी लोग को सरप्राइज होता है, बोले अमेरिका का राष्ट्रपति हैप्पी दिवाली कह रहा है, समझ में आता है पूरे इंडियंस के लिए कह रहा है, ये साल मुबारक क्यों लिख रहा है, बोले नया साल मुबारक लिख रहा है। किसके लिए लिख रहा है पता है? अमेरिका के अंदर जो गुजराती कम्युनिटी है ना, उनके लिए, क्योंकि दे आर सो मच डोमिनेटिंग दैट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज बीइंग कंपेल्ड टू स्पेसिफिकली एड्रेस द इंडियन अमेरिकंस एंड गुजराती अमेरिकंस के भी, तुम्हारा तो नया साल है, भारत का तो नहीं है, क्योंकि भारत के कुछ विस्तार सख्त समझ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको मेरी तरफ से साल मुबारक, नया वर्ष मंगल में रहे और दिवाली में पटाखे फोड़िए, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब्यूज करना है, पर सिंबॉलिकली एक दिया जलाओगे तो गलत नहीं होगा सर, सिंबॉलिक है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके धुआं धुआं कर दो, है ना, पर सिंबॉलिक करिए सर, है ना, एंजॉय दैट। चलिए बाय बाय, प्लीज टेक केयर।